हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इनके मैथ्स। ये ज्योमेट्री की मेरी 7वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है उन्हें तो ज़रूर से देख लें। और 6 वीडियो में मैंने सीजीएल मेंस 2011 से लेकर के और 2018 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। और ये 7वीं वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर के और 190 तक कवर करूँगा। ठीक है, और यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं। और इसके बाद आपको पता है कि पीडीएफ में टोटल 2018 तक 2011 से 18 तक टोटल कितने सवाल हैं दोस्त? 231 के आसपास सवाल हैं। और 231 में से इस वीडियो में मैं 190 तक ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद लगभग 40 सवाल रह जाएंगे, तो उस 40 को मैं 8वीं वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और जैसे ही 8वीं वीडियो हमारी कंप्लीट होगी तो उसके बाद 8 वीडियो को कंबाइंड करके, चाहे वो जितने डाटा ले, मैं एक साथ अपलोड करूंगा। और वो हो सकता है कि 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की वीडियो बन जाए, तो सबको मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा ताकि अलग अलग आपको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले देखें और आप ज़रूर से मुझे कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात है कि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे भी पता नहीं चलता है कि लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप, पहली बात तो कि अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करें। ठीक है, और साथ में कमेंट भी करें। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कम से कम ये तो पता चलेगा कि लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वैसे बनाने का कोई पर्पस नहीं पता चलता है, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। वैसे भी हमारे पास सब्सक्राइबर तो कम ही हैं, तो ऑलरेडी मोनेटाइजेशन वाला कोई बात है नहीं कि यूट्यूब से पैसा मिलने वाला है। सब चीज़ फ्री में ही है। फिर भी कम से कम देखने वाले लोग अगर कमेंट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि चलो भाई, लोग देखने वाले हैं, इसके प्रति इच्छुक हैं और वो देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लगातार वीडियो बनाते हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि 1-2 दिन से वीडियो नहीं आई है। इसका कारण यही है कि लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि लोग देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं 5 लोग, 7 लोग, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मैं जानता हूँ कि ज़्यादा लोग तो कमेंट करेगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर 5 ही लोग देख रहा है तो कम से कम 5 लोग तो कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये काम है दोस्त कि अगर आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर से, आप अकेले देख रहे हैं, आप अपना काम कर दो। कम से कम आप अकेले कमेंट कर दो कि हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा, इसके आगे कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको कुछ सजेशन देना है कर दो। जो आपको करना है आप कमेंट करो एक बार, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना अगर नहीं किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखें दोस्त, पहले सवाल में क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पे ये दिया है आपको कि दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। ठीक है, ABCD की भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, मान लो, जिसका नाम आपको ABCD दिए। एक मिनट यार, क्या लिखा है वापस पढ़ लेते हैं। सवाल है पहले कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, अभी कह रहा है कि ABCD की भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को, यानी कि मध्य बिंदुओं को जोड़ करके भी एक वर्ग है। यानी कि ये जो EFGH बना हुआ है, हर एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से वो भी एक वर्ग है। ठीक है, और ये आपको ध्यान भी रखना है कि किसी भी वर्ग में, स्क्वायर के अंदर अगर इनके मिड पॉइंट्स को हम मिलाएं तो उससे जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, वो भी एक वर्ग होता है। ठीक है, और ये जो नया वर्ग बनता है ये भी ध्यान रखना, उसका एरिया जो होता है ये इस पुराने वाले यानी कि बड़े वर्ग का क्या होता है, आधा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। जब भी किसी भी वर्ग के मिड पॉइंट्स को, यानी कि चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया जाए, तो जो अंदर वाला नया वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल पुराने वाले यानी कि बड़े वर्ग का आधा होता है, ये याद रखना। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ये EFGH एक वर्ग बनाया गया है। अभी EFGH की भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को मिलाकर भी LMNO एक वर्ग बनाया गया और उसके अंदर एक वृत्त अंकित किया गया है जिसका क्षेत्रफल है 38.5, यानी कि 38.5। तो आपको बताना है ABCD वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको हो सकता है साफ ना दिखाई दे, तो आप एक बार जरूर से क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लें तो आपको दिखाई देगा ढंग से। फिर भी मैं सवाल आपको बता देता हूँ, ये आप इमेज में देख कर ही बात समझ जाएंगे यहाँ पर डायग्राम में क्या है क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले बाहर बाहर एक चतुर्भुज बना है जिसका नाम है ABCD। उसकी मध्य बिंदुओं को, हर एक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके एक नया वृत्त बना, सॉरी, वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर, जिसका नाम है EF और GH। उसके भी मिड पॉइंट्स को मिला करके LMNO एक नया वर्ग बना है। और जो सबसे अंदर वाला वर्ग है उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और जो सबसे अंदर वाला सर्कल यहाँ पे बना है उसका एरिया है 38.5, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो सबसे बाहर वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल बताना है। चलो कोई बात नहीं, बता लेते हैं। देखो, अगर जल्दी जल्दी में आपको कुछ ना मिले तो आप कम से कम ये कह सकते थे यहाँ पर कि ये सारे ऑप्शन शायद ना हो पाएँ। ठीक है, शायद हो भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये कहूँगा कि इनका चांस बहुत कम है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है किसी चीज़ के। ये 2 पॉइंट है जो स्क्वायर हो सकता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं।
ऐसा हम सोच सकते थे, अगर 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाते जो कि स्क्वायर नहीं बनते तो डायरेक्ट हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता जो कि आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या देखना है, आप ये पहले समझो। हमें सर्कल दिया है तो हम सर्कल से बात शुरू करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इसको कई तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी मैं जैसे सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आपको सब तरीके से ज़्यादा आसान लगेगा। सबसे पहली बात कि हमें सर्कल का एरिया दे रखा है 38.5। आपको ये बात पता है कि अगर सर्कल का एरिया 154 होता है तो रेडियस कितना होता है दोस्त, 7 होता है। लेकिन यहाँ पर ये 38.5 है, 38.5 का मतलब 154 को 4 से डिवाइड किया गया है। अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, आधे से, यानी कि ये 1/2 होगा। आपको पता होगा कि एरिया का जो स्केल फैक्टर होता है उसका स्क्वायर रूट करने पर साइड में यानी कि लेंथ का स्क्वायर वो स्केल फैक्टर बनता है। ठीक है, यानी कि अगर त्रिज्या डबल होता है तो एरिया को हम 4 गुना करते हैं, त्रिज्या आधा होता है तो एरिया को हम 4 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही उल्टा चलता है कि एरिया अगर 4 गुना हुआ है तो भुजा कितना होगा या फिर साइड कितना होगा, उसका 2 गुना होगा। और अगर एरिया को 4 से डिवाइड किया गया है तो साइड कितना से डिवाइड होगा, उसके स्क्वायर रूट से, यानी कि केवल 2 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हुआ एरिया तो साइड डिवाइड होगा या फिर रेडियस डिवाइड होगा किससे, केवल 2 से। तो रेडियस हमारे पास अंदर वाले का कितना आ गया, 7/2। अब एक बात समझो कि अगर अंदर वाले में दोस्त रेडियस केवल 7/2 है तो उसका व्यास कितना होगा, तो व्यास बोलेंगे कि आप उसका डायमीटर होगा कितना, 7/2 का डबल यानी कि 7। ठीक है, अब अंदर वाले वर्ग का हमारे पास डायमीटर या भुजा आ चुका है 7। देखो, जब अंदर वाले वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास 7 हो गया तो ये 7 इसका वर्ग का भुजा भी है। तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा वर्ग है अंदर वाला, उसका भुजा कितना आ गया, हमारे पास 7 आ गया। अगर सबसे अंदर वाले का भुजा 7 है तो आप उसका एरिया लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, देखो अंदर वाले चतुर्भुज का एरिया कितना हो गया, 49। अब इसके बाहर जो ई एफ जी एच बना है, ई एफ जी एच आपको पता है इसका डबल होगा एरिया। क्यों, अब देखो इनको हटा के मैं थोड़ा आपको एक बात समझाता हूँ कि जो अंदर वाला देखो यहाँ पे वर्ग कितने हैं, एक तो है LMNO, अगला वर्ग है हमारे पास EF और GH, और लास्ट वाला सबसे बड़ा वर्ग है ABCD जो हमें निकालना है। और इसका साइड आ गया था 7 और इसीलिए इसका एरिया हो गया था 7 का स्क्वायर 49। अब आपको पता है कि जो LMNO बना है वो मिड पॉइंट से को ज्वाइन करने से बना है, यानी कि LMNO का जो एरिया होगा वो EFGH वाले का आधा होगा। मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको शुरू में बताया था कि जब मध्य बिंदुओं को मिलाने से अंदर नया वर्ग बने तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग का आधा होता है, यानी कि EFGH वाले का आधा है अंदर वाला। तो हम ये कहेंगे कि जो 49 है वो EFGH वाले का आधा है, यानी कि EFGH को निकालेंगे तो डबल होगा। और अगर ABCD की बात करें तो ABCD इसका एक बार और डबल होगा, यानी कि यहाँ से एक बार और 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये EFGH का जितना एरिया होगा इसका डबल होगा ABCD का, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट से मिलाया गया है। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 49 को 4 से ही गुना कर लेते हैं तो ABCD आ जाएगा। और अगर 4 से गुना करने गए तो लास्ट डिजिट आपको 6 मिलेगा, 9 चौके 36, और लास्ट डिजिट 6 केवल एक ऑप्शन का है। और पूरा गुना करोगे तो भी 196 मिल जाएगा। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ दोस्त, मैंने क्या किया। मैंने ये बोला आपको कि अंदर वाले सर्कल में एरिया अगर उसका 38.5 है तो वहाँ से आपने उसका रेडियस निकाला कि 7.5 होगा, सॉरी 7.5 नहीं 7/2 होगा। ठीक है, अब 7/2 अगर उसका रेडियस हो गया तो उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो गया, 7 हो गया उसका डबल। और व्यास अगर 7 हो गया तो आप बोलोगे कि अंदर वाला जो वर्ग है उसका भुजा भी 7 हो गया। और अगर इसका भुजा 7 है तो इसका एरिया हो गया 49। और अगर इसका एरिया 49 है तो ये जिसके अंदर बना है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना हुआ है, यानी कि बाहर वाले का डबल होगा, यानी कि 49 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 49 का डबल हो जाएगा 98। अब जो EFGH जिसका 98 आंसर आया है वो भी मिड पॉइंट से बना है ABCD के, तो ABCD का कितना हो जाएगा, इस 98 का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। अगले सवाल में जल्दी से आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया हुआ है कि ABCDEF जो है वो 12 सेंटीमीटर वाला एक समषटभुज है, यानी कि हेक्सागन है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइएंगल ECD, यानी कि ECD का आपको एरिया बताना है। तो पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये हेक्सागन एक 2 3 4, ऐसे नहीं ना, देखिए मैंने ये एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। मैं नाम भी लिख देता हूँ कि ABCDE और F। अब आपको ये बोला गया है कि साइड इसका 12 है, यानी कि हर एक साइड कितना है, 12 है। और आपको एरिया बताना है ECD का, EC और D, ECD यानी कि ये एरिया बताना है जो मैंने त्रिभुज बनाया है। अब देखो ये 12 है। आपको पता है कि नहीं कि समषटभुज का जो अंतः कोण होता है वो कितना होता है, इंटीरियर एंगल, वो होता है 120 डिग्री। अगर नहीं पता है तो ये ध्यान रख लीजिए। निकलता कैसे है, आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं, या ये फिर षटभुज है तो आप 6 से 360 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 6 भुजा वाला है तो
6 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा और 60 डिग्री ये बाह्य कोण है। अगर बाह्य कोण 60 डिग्री है तो अंतः कोण 180 में से घटाकर आता है, 180 में से इसको घटा दोगे तो 120 डिग्री अंतः कोण आपको मिल जाएगा। या डायरेक्ट अंतः कोण का आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो अगर आपको ये पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि अंतः कोण 120 है। अब देखो इसके अंदर का कोण कितना है दोस्त, 120। और आपको पता है कि एक त्रिभुज के अगर हमें दोनों साइड ये ए बी पता हो और इसके अंदर का कोण थीटा पता हो तो एरिया होता है 1/2 ए बी और साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो यही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ। मैं ये कहूँगा दोस्त कि यहाँ पे हमें साइड पता चल गया, दोनों बड़ा बड़ा है क्योंकि ये सम षटभुज है, हर एक साइड इसका बराबर है और दोनों के बीच का एंगल भी 120 पता चल गया। तो मैं एरिया लिख दूंगा 1/2 और साइड ए बी यानी कि 12 गुना 12 और फिर साइन 120 डिग्री। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 और प्लस में 30। साइन 90 प्लस मैंने 30 लिख दिया उसको। अब ये बन जाएगा 2 छक 12 यानी कि 12 छक 72 और फिर साइन 90 प्लस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 बन जाएगा। और ये हो गया 72 और कॉस 30 का मतलब होता है √3/2 और 2 से ये कटाओगे तो 36 दूना 72 होता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 36√3 इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखें भाई इस सवाल में क्या है अपने पास, यहाँ आपको ये दे रखा है कि PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। आपको बताना है कि वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजा का मान सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, सम अष्टभुज का मतलब है रेगुलर ऑक्टागन। आपको बताना है कि एक स्क्वायर है, जैसे मान लो हमने ये बना ही लिया एक स्क्वायर और इसके अंदर से एक ऑक्टागन काटा जाता है, रेगुलर ऑक्टागन, उसकी साइड आपको बतानी है। तो मान लो ये हमने ऑक्टागन काट लिया। अब एक बात सोचो आप ज़रा कि ऐसे कंडीशन में ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये कटने के बाद ये साइड बराबर हो जाएगा। और अगर ये साइड बराबर हो गया तो आप बोलोगे ये एंगल और ये एंगल तो 45 बन जाएगा। अंदर वाला दोनों एंगल कितने का बन जाएगा, 45 का। ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल 45 के हैं तो मैं ये बोलूँगा कि ये अगर साइड लेट से ए है और ये भी ए है तो ये वाला कितना बनेगा, 90 के सामने कितना हो जाएगा, √2 और इंटू में ए हो जाएगा, √2 इंटू ए। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। थोड़ा बड़ा चित्र में बना के आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने इतना बड़ा चित्र बना दिया। अब इसमें आप बोलेंगे केवल मैं यहाँ से एक ऑक्टागन ऐसे काट रहा हूँ और एक ऐसे काट रहा हूँ, बाकी तो इस साइड कटेगा ही कटेगा। इसमें मैंने ये आपको बोला दोस्त कि ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं और ये तो 90 ही है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ठीक है, अब ये दोनों अगर 45 हैं तो आपको रेशियो पता होगा 1:2 का चलता है, यानी कि अगर ये ए है ये ए है तो ये हो जाएगा ए और √2। ठीक है, अब यहाँ से आप एक बात और कह सकते हैं कि ये वाली लाइन भी ऑक्टागन की साइड है, यानी कि ये भी कितनी है, a√2 है। और ये जो है ये वही वाली लाइन है जो यहाँ पर हमने ए लिया था, तो ये वापस क्या हो जाएगा, ए। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये ए था तो ये भी ए हो गया क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ए होने के कारण कर्ण जो हो गया वो a√2 हो गया। और अगर ऑक्टागन की साइड a√2 आ गई तो आगे ये वाली जो लाइन है ये भी ऑक्टागन की साइड थी तो ये भी a√2 हो गई। और ये ऊपर वाला जो था ये इस नीचे वाले के समान था तो वो भी a बन गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जो वर्ग है इसका जो साइड आएगा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड बन रहा है, ये ओवरऑल साइड सवाल में तो 16 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर बन गया 2 बार a है तो मैं लिख दूंगा कि ये 2a और प्लस में a√2 के बराबर है साइड, लेकिन सवाल में वो 16 के बराबर था। अगर ये 16 के बराबर है तो यहाँ से हम a कॉमन ले लें या और कुछ कॉमन ले लें, क्या a के साथ में √2 कॉमन ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बात की बाद में देखेंगे। अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 16 और बटे में 2 प्लस √2। और इसको अगर हम परिमेकरण कर दें तो इसको गुणा करना पड़ेगा 2 माइनस √2 से। और आपको पता है कि ये कितना बन जाएगा, एक्चुअली में 2 माइनस √2 मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ। ऊपर हो जाएगा 16 और इंटू में 2 माइनस √2 और नीचे a² माइनस b² यानी कि 2 2 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये 2 से कट गया यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू आ गई 8 और इंटू में √2 माइनस का 2 माइनस का √2। 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस का √2। ये a की वैल्यू है और हमें ऑक्टागन की साइड बतानी है जो कि a√2 आई थी, तो इसको √2 से अभी हमें गुना कराना पड़ेगा क्योंकि a√2 है ऑक्टागन की साइड। √2 से अगर इसको गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा 8 और √2 और इंटू में 2 माइनस का √2। अब ऑप्शन में सारा गुना कराया है तो गुना करा दो, 8 दूना ये 16 √2 आ जाएगा और माइनस में 8 दूना 16 यानी कि इतना आएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था, आपको कुछ नहीं करना है, बस साइड इधर उधर करना है, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल और भी आसान सा सवाल है,
आप इसको समझिए ज़रा ध्यान से। इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें ये बोला गया है दोस्त कि पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें एस आर व्यास वाला क्या किया गया है, एक अर्धगोला बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है, यदि क्यू आर की वैल्यू 7 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्यू आर की वैल्यू 7 है, इतना हमें पता है। अब चित्र को बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्यू आर की वैल्यू 7 दे दी हुई है, यानी कि ये 7 है। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो आप बोलेंगे ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा अब। ठीक है, स्क्वायर क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी इसके बराबर ही है। और ऐसे कंडीशन में ये एक स्क्वायर बन गया 7 7 का। अब देखिए जब भी स्क्वायर बनता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में डायगोनल निकालते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक डायगोनल निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस डायगोनल में होगा क्या, आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो 7 ही है। अगर मान लो मैंने इसको ओ माना और इसको पी माना, तो आप बोलेंगे कि ओ से पी तक तो 7 ही है क्योंकि ये रेडियस था। और इसका जो छोटे वाला सर्कल है उसके सेंटर को मान लो, उसके सेंटर से अगर आप वहाँ भी एक स्क्वायर अब ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। इजीली सॉल्व करने के लिए हमें इसके सेंटर पर भी एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐसे करके। अब जैसे ही हमने स्क्वायर बनाया तो आप बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। इस छोटे वाले स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, यानी कि मान लो इसको मैं क्या नाम दे दूं, जैसे ए मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, 1 मिनट, छोटा जगह है तो लिख पाना थोड़ा मुश्किल है। मान लो मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। तो ए से क्यू की अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ये छोटा वाला लाइन क्या होगा, आर होगा, क्योंकि वो छोटी वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, उसके इधर भी ये जो छोटा लाइन है ये भी आर होगा, वो भी छोटी वृत्त का त्रिज्या है। तो अभी अगर आप बोलेंगे कि ए से क्यू तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो वो बोलेंगे कि जो छोटा त्रिभुज हमने बनाया है उसका वो विकर्ण है। ठीक है, तो बड़ का विकर्ण होता है √2 इंटू में साइड, तो वो हो जाएगा √2 और इंटू में साइड क्या है, आर है छोटा वाला। ठीक है, आप भी देख रहे हैं कि छोटा वाला आर से वो स्क्वायर बना है, तो ये √2 इंटू में आर आ गया साइड। अब देखो यहाँ से हमने ये बोल दिया दोस्त कि ए क्यू की वैल्यू √2 इंटू में आर आ गई। अब डायरेक्ट मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ किसकी, ओ से लेकर के क्यू तक की। आप बताओ ओ से क्यू तक की हम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी कि ओ से क्यू तक की वैल्यू लिखनी है, तो पहले आप ये लिख लो ओ क्यू। अब मैं हटा रहा हूँ ऐसे, ओ क्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो ओ से पहले पी तक लिखना पड़ेगा आपको, और फिर पी से आपको लिखना पड़ेगा ए तक, और फिर ए से आपको लिखना पड़ेगा क्यू तक। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे इन सबको जोड़ने के बाद मिल जाएगा ओ क्यू। आप देख रहे हैं कि नहीं, आप एक बार चित्र देख करके और ये बात समझिए कि अगर मैं ओ से पी तक और फिर पी से ए तक और ए से क्यू तक अगर जोड़ूं तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, ओ क्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब ओ क्यू की वैल्यू हम इस चित्र से लिख सकते हैं कि ओ क्यू क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल जब साइड 7 है तो 7√2 होगा, क्योंकि भुजा इंटू में √2 होता है डायगोनल। तो मैं ओ क्यू के बदले क्या लिख सकता हूँ, 7√2। और इधर मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओ पी की वैल्यू 7 थी, पी ए की वैल्यू तो रेडियस ही है, और ए क्यू की वैल्यू है √2 और इंटू में आर। ए क्यू की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं। अब देखिए ये 7 उधर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं इसमें से आर कॉमन ले लें, तो आर इंटू में आप बोलेंगे √2 + 1 इक्वल टू में 7 उधर जाएगा, तो 7 कॉमन लेने के बाद उधर बच जाएगा √2 माइनस में 1। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली आर बराबर लिख सकता हूँ कि ये आ गया 7 इंटू में √2 और माइनस में 1 और बाई √2 + में 1। अगर आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये 7 इंटू में बच जाएगा कितना, ऊपर 2 का स्क्वायर और एक 3 और माइनस में 2√2, इतना बचेगा। और आप चाहें तो 7 से गुना भी कर सकते हैं, तो ये 7 × 21 माइनस 7 दूना में 14√2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है दोस्त, सही है। देखो सवाल उतना टफ नहीं है, ठीक है, सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो आपको बात को समझने की ज़रूरत है और सारे सवालों को वापस रिवाइज करने की ज़रूरत है। और तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक कि आपको ये पूरा कंठस्थ ना हो जाए, यानी कि आप कन्फर्म ना हो जाए कि हाँ सारे सवाल अब मैं बना सकता हूँ, और वो भी ईजिली। एक बार सवाल देखते ही मेरे दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि चलो इसको सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी टाइम भी है। लॉकडाउन में आपको पता है कि काफ़ी टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए बच्चों को। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी एग्ज़ाम आने में भी टाइम है। एग्ज़ाम का कुछ अता पता तो है नहीं फ़िलहाल, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद ही कुछ एग्ज़ाम का अता पता चलेगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए बिल्कुल अच्छे से, और हर एक सवाल को बिल्कुल डीपली जा करके बनाइए। बाद में ट्रिक व्रिक तो बाद की बात है, पहले आप डीपली एक बार कॉन्सेप्ट सीखोगे उसके बाद ही ट्रिक व्रिक अप्लाई करोगे, तो आप पे वो शोभेगा। शोभेगा का मतलब वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। वरना शुरू में अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये एडवांस मैथ है भाई। ये अगर अरिथमेटिक रहता तो अलग बात होता है, एडवांस में आपको पता है कि शुरू में ट्रिक व्रिक लगाओगे तो आप उतना में ही लिमिटेड रह जाओगे, ठीक है, ट्रिक के अंदर ही लिमिटेड रह जाओगे, और सवाल इधर उधर होने के बाद वही कंडीशन हो जाएगा जो जो 2017 में CGL मेंस में हुआ था बच्चों का।
और ये सारे सवाल अभी 2017 सीजीएल मेंस के ही चल रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस सवाल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो यहाँ पर आपको ये आकृति दिया गया है, पी क्यू आर एक वृत्तखंड है, यानी कि ये एक सेक्टर है या क्वाड्रेंट समझ लीजिए आप, जिसकी रेडियस है 7, और आपको ये बताना है कि वृत्तखंड में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्तखंड के अंदर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए क्षेत्रफल हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे पहले तो इसकी त्रिज्या 7 है, मैं बड़ा कर देता हूँ वैसे ही समझने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, उसी तरह से मैंने क्या किया, स्क्वायर बना दिया। आप मैंने पहले मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल वाला आर, तो ये आर आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाऊं तो ये भी आर ही होगा, इसको मैं मान लेता हूँ ओ और इसको मान लेता हूँ एम। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये आपको पता है कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर का ये डायगोनल है कौन सा, ओ से क्यू। ओ क्यू क्या है, डायगोनल है किसकी, स्क्वायर की। अब ओ क्यू अगर डायगोनल है तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कैसे, आर साइड वाले स्क्वायर का वो डायगोनल है तो वो बनेगा √2 और इंटू में आर। ठीक है, और अगर ओ क्यू की वैल्यू हम लिख लिए तो डायरेक्ट अब हम क्यू एम लिखेंगे कि क्यू एम कितना होगा जी। तो क्यू एम बराबर हम लिख सकते हैं कि क्यू एम कैसे निकाल सकते हैं, ओ से क्यू तक और ओ से एम तक, यानी कि ओ क्यू प्लस में ओ एम अगर जोड़ेंगे तो ये दे देगा हमें क्यू एम। और अब आप बताओ कि ओ क्यू कितना है दोस्त, तो ओ क्यू हमने निकाल रखा है कि ये √2 इंटू में आर है, और ओ एम कितना है, ये तो आर ही है क्योंकि रेडियस है, ओ एम क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये ओवरऑल किसके बराबर है, क्यू एम की, और क्यू एम जो यहाँ से डायरेक्ट है ये बड़े वाला जो सेक्टर है उसका रेडियस है। बड़े वाले सेक्टर का रेडियस होने का मतलब ये क्यू आर के बराबर है, जो कि सवाल में कितना दे रखा था, 7 दे रखा था। अब यहाँ से अगर आप आर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 7/√2 प्लस में 1, और आप चाहो तो इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 7 और इंटू में √2 और माइनस का 1, नीचे तो 1 बनेगा। अभी आपको एरिया बताना है यानी कि पाई आर स्क्वायर बताना है, तो अब स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि क्या 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटने वाला आंसर होगा। तो चलो स्क्वायर करेंगे इसका एरिया बताने के लिए, अब 22/7, और फिर वही काम करना पड़ेगा हमें। चलो कर देते हैं, एरिया बताना है। चलो ये पहले आप रेडियस ध्यान में रख लो कि रेडियस हमारे पास कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 और इंटू में √2 माइनस में 1। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और ये जो अंदर ब्रैकेट में है √2 माइनस में 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और 1 3 और माइनस में 2√2 मिल जाएगा। अब यहाँ से 7 सत्ते 49 कट जाएगा, और 22 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्त, 154, और अंदर आ जाएगा 3 और माइनस में 2√2। अब 154 को अगर 3 से हम गुना करेंगे तो 462 आ जाएगा, और 154 को 2 से गुना करेंगे तो 308, यानी कि ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिख रहा है यही आंसर सही है। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 462 और माइनस में 308। तो देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पीछे वाले सवाल जैसा ही है, बशर्ते आप अगर पीछे वाले सवाल को समझ गए होंगे तो आपके लिए ये समझना काफ़ी आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है दोस्त यहाँ पे कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं 6, 8 और 10, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। एक तो कि परिवृत्त का अगर क्षेत्रफल बताना है तो आपको पहले परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये समझ लो कि 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अगर 6, 8, 10 है तो आप बताइए 6, 8, 10 ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, 3, 4, 5 का ये डबल है, 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, 5 का डबल 10 है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि अगर परिवृत्त हम बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की ये जो त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण की आधी, यानी कि मैं रेडियस बराबर लिख दूंगा डायरेक्ट, ये कर्ण का आधा होता है और कर्ण यहाँ पर 10 है, तो 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 5। और अगर रेडियस 5 आ गया तो हम एरिया लिख सकते हैं 22/7, पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है ना, तो 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25। 25 को आप 22 से गुना करोगे तो 20 से ही गुना करने पर 500 मिल जाएगा, और 2 बार में 50 और मिलेगा, यानी कि 550 और बटे में 7। तो ऐसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। बाकी आप बाई फार्मूला भी जा सकते हैं, जो फार्मूला होता है इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा सोचो थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप समय बचाओगे इन छोटे सवालों में तभी जाकर के बड़े सवालों में आपके पास समय रहेगा। अगले सवाल में आपको पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा 10 है, और पी क्यू आर की अंतः त्रिज्या का मान बताना है। अच्छा बताओ, अगर समबाहु त्रिभुज है तो मैंने बोला था कि अगर रेडियस उसका भुजा 2 हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है 1/√3, लेकिन यहाँ पर भुजा 10 है, यानी कि ये 5 गुना है, भुजा क्या है 2 के बदले 10 है, 5 गुना है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या भी 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 5/√3, और ये आंसर हो गया।
बाकी आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का a/2√3 समबाहु त्रिभुज में, यानी कि a की जगह पर आप 10 रखोगे और नीचे 2√3, तो ये 2 से कट जाएगा 5 और 5/√3 ऐसे भी बच जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप याद रखो, ऐसे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी बड़े बड़े सवालों को बनाने में। आगे आ जाते हैं इस सवाल में। आप देखो इस सवाल में हमारे पास क्या है। देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको चित्र में पहले समझना पड़ेगा। जैसे एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं। MNOP क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PM को Z तक बढ़ाया गया है। ये PM है, इसे ऊपर Z तक बढ़ा दिया गया है। अब कह रहा है कि OZ MN और PN को क्रमशः YX पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि OZ जो है, OZ सवाल में आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ये OZ है। ठीक है, तो OZ कह रहा है कि OZ MN और PN को Y और X पर प्रतिच्छेद कर रहा है। सारा चीज़ चित्र में दिखाया गया है। OX की वैल्यू 27 है, XY की वैल्यू है 18, तो हमें YZ की वैल्यू बतानी है। तो चलिए एक बार चित्र को बड़ा करते हैं और चित्र में सारा बात समझेंगे। तो चित्र मुझे लग रहा है कि धुंधला दिख रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी करके समझ लेना बात को, क्योंकि अलग बनाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। देखो हमें OX की वैल्यू दे रखी थी सवाल में कितनी, मैं जो जो वैल्यू दिया था लिख दे रहा हूँ एक बार। OX की वैल्यू थी 27। अब ये दिखेगा नहीं आपको तो हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए OX की वैल्यू थी 27 और XY की वैल्यू थी हमारे पास 18। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इन्हें रेशियो में लिख लूँ 27 और 18 को, तो आप बोलेंगे ये 3 नवा 27 होगा और ये 2 नवा 18 होगा, यानी कि 2-3 का रेशियो आ रहा है। तो मैं इस बात को रेशियो में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये सब हटा के, कि अगर OX 3 है तो ये कितना है दोस्त, 2 है रेशियो में। ठीक है, तो 2 और 3 का यहाँ से रेशियो बन गया। अब देखो इनका रेशियो जो है, अगर ये x है तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यानी कि आप ये डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि जो त्रिभुज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज YN और X है, ये सिमिलर है किसके, तो आप बोलेंगे PXO के। ये सिमिलर है PXO के, त्रिभुज PXO के। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो त्रिभुज है YNX, ये सिमिलर है PX और O के। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि ये साइड 3 है, ये 2 है, तो हर एक साइड 3 2 में बट जाएगा। यानी कि यहाँ से भी मैं कहूँगा कि ये 2 होगा तो ये 3 होगा। अब यहाँ से एक बात और समझो आप ज़रा, कि ये टोटल कितना है, 3 है, क्योंकि ये नीचे वाला टोटल 3 है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर ऊपर वाला टोटल 3 है, अब उसमें से आधा यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इस साइड वाला कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। यानी कि M से Y तक की वैल्यू कितनी बच गई, 1। अब देखो इस त्रिभुज में, आप इस त्रिभुज में देख लो ZMY और सिमिलर ZPQ, इनमें देख लो आप, ZMY और ZPQ ये भी सिमिलर हैं क्योंकि इनके आधार समांतर हैं। PO जो है वो MY के समांतर है। अगर PO MY के समांतर है, आधार समांतर हो गए, तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, और ऐसे में भी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। यानी कि ऐसे में भी मैं इनकी भुजाओं का रेशियो लिखना चाहूँ, किस भुजा का हमें ZY बताना है तो हम ZY का रेशियो लिख रहे हैं। ZY का रेशियो किसके साथ, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ये कितना है, तो आप बोलेंगे Z से O तक है। ZY छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले में Z से O तक है, तो ZY रेशियो ZO अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे दोस्त कि ZY, चूँकि छोटे वाले में ये 1 था, तो आप बोलेंगे कि ZY अगर 1 होगा तो ZO कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बड़े वाले का साइड 3 है और ZO इधर भी बड़ा वाला लाइन है, और बड़े वाले में साइड 3 है, तो बड़े वाले का हर एक साइड 3 का मल्टीपल होगा, या फिर आप समझ लो उसके लिए स्केल फैक्टर 3 होगा। तो मैंने 3 रख दिया ZO को। अब आप देख रहे हैं कि हमें जो वैल्यू सवाल में दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई थी 18 और नीचे दी हुई थी, ये कितनी दी थी, 27, यानी कि टोटल 45 दी थी वैल्यू। तो 45 किसकी वैल्यू दी थी हमें, Y से Q तक की वैल्यू दी थी 45। अब देखो Y से Q तक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी कि ZO में से ZY घटा दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है भाई, ZY में से हम ZO में से ZY घटाएंगे 3 में से 2, तो 3 में से 1 तो आ जाएगा 2, लेकिन सवाल में ये 45 था। 45 कैसे, जहाँ पर हमने इसमें 2 लिखा है वहाँ पर था 18 और जहाँ 3 लिखा है वहाँ था 27। तो अगर टोटल 18 और 27 आप मिलाओगे तो वो 45 बन जाएगा। और वो 45 आएगा कैसे, अगर आप ZO में से ZY घटा दोगे तो हमारे पास वो 45 आ जाएगा YO की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो में घटाने पर 3 में से 2 ये 1 बन गया, 2 बन गया, सॉरी 3 में से 1 घटाने पर 2 बन गया, और 2 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू हमसे पूछ रही है। ZY का मान यहाँ पर 1 है और 1 की वैल्यू 45 की आधी हो जाएगी, यानी कि 22.5, 22.5, और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आप एक बार वापस करके देख लेना, आसान सा सवाल है, आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त।
देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, यानी कि समलंब है, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ए बी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स सी डी है, यानी कि सी डी की 4 गुना है। और ऐसे सवाल मैंने करा रखा है, ये देखते आप आंसर मार्क कर देंगे कि 1:16 होगा। आपको विकर्ण ओ पर कटते हैं और डी सी ओ का क्षेत्रफल बताना है ए बी ओ का। ठीक है, तो चलो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं एक, जैसे ये हो गया अपने पास समलंब, और आपको ये बोला गया है कि विकर्ण ओ पर कटते हैं और ये ए बी है और ये सी डी है। आपको ये बोल रहा है कि सी डी 1 है तो ए बी कितना है, 4 गुना है उसका, और हमसे इसका और इसका एरिया का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि ये दोनों सिमिलर बनता है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाते हैं। और चूंकि ए बी पैरेलल होता है डीसी के, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दोनों त्रिभुज के जो आधार हैं वो समांतर हैं और एक कोण बराबर ही है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। और सिमिलर त्रिभुजों के अगर साइड का रेशियो हमें पता चल गया कि साइड का रेशियो छोटे वाले में साइड 1 है तो बड़े वाले में 4 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1:16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा थेल्स प्रमेय। देखिए यहाँ पर कह रहा है अपने पास, देखिए यहाँ पर कि ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त को त्रिभुज के अंदर बनाया गया है और समबाहु त्रिभुज की भुजा बतानी है। अब आप देखो कि इस वृत्त का तो कोई काम नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच कर देता है। तीनों भुजाओं को टच कर देने का मतलब ये इन सर्कल हो गया, यानी कि अंतःवृत्त हो गया। और समबाहु त्रिभुज में मैंने बोला था आपको कि अगर साइड समबाहु त्रिभुज का 2 होता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, 1/√3 होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड कितना है, साइड का तो पता नहीं, साइड निकालना ही है। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 12, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 दी हुई है, तो मैं इस पहले √3 को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा 2√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। लेकिन आपको पता है कि ये 1 नहीं है, ये 12 है, इसको 12 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 12 से गुना कर देंगे और ये 12 दूना कितना बन जाएगा दोस्त, 24 और √3, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला पे भी जाएंगे, मैं फार्मूला से भी अभी आपको बता दूंगा, फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला से करने के लिए आपको वही फार्मूला लिखना पड़ेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वल टू a/2√3, और यहाँ से आप r के बदले में 12 लिख दोगे तो 12 और गुना में ये 2√3 और इक्वल टू में a, तो a बराबर 12 दूना में 24√3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ज़्यादा ईजी पड़ रहा है फार्मूला वाला, लेकिन आपको फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। और ज़्यादातर केसेज में रेशियो वही वाला फार्मूला, वही वाला आपको ईजी पड़ता है जो तरीका मैंने आपको बताया था। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है अपने पास। देखें दोस्त, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एस एक्स एक स्पर्श रेखा है, एस एक्स जो है वो ओ एक्स और ओ आर के बराबर है। यदि क्यू एक्स 3 है और पी क्यू 9 है तो ओ एस की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है। एस एक्स एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और एस एक्स जो है ये बराबर है ओ ए के, ओ एक्स के, सॉरी ओ एक्स के, यानी कि इसके बराबर है एस एक्स, ठीक है। ओ आर के भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ये तीनों जो पिंक लाइनें हैं ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, चलो मान लिया इक्वल हैं। तो अब ये कह रहा है कि ओ एक्स जो है ओ से एक्स तक ये 3 है, सॉरी क्यू एक्स है, क्यू एक्स कितना है जी, 3 है। ये छोटा वाला लाइन हमें 3 दे दिया, ठीक है, चलो मान लिए ये 3 है। अब आपको ये बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो 9 है, यानी कि पी से क्यू तक यहाँ से ये 9 है यहाँ तक, ठीक है। अब आपसे ओ एस की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो चलो इसको निकालने के लिए पहले मैंने जैसे ही एस एक्स को देखा, लेट से एस एक्स ए है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि एस एक्स एक टेंजेंट है। तो आपको ये केस याद होगा कि जब भी टेंजेंट ऐसे खींचते हैं और ऐसे एक छेदक रेखा खींचते हैं और ये जैसे पी है, टी है और ये क्यू आर है, तो आप बोलते हैं कि पी टी का स्क्वायर जो होता है वो पी क्यू और गुना में पी आर के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, यही तरीका पहले हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट ये बात लिखूंगा यहाँ पे दोस्त कि एस एक्स यानी कि ए का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एक्स से ओ तक, यानी कि एक्स से क्यू तक, सॉरी 3, और गुना में एक्स से पी तक, यानी कि 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि ये 12 3 36 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब देखो जैसे ही ए की वैल्यू हमारे पास 6 मिली, तो आपको पता है कि अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, तो अब ये बात आप समझ जाओ कि ये 6 हो गई, और अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। और ऐसे केस में ओ से एक्स तक भी इसके बराबर था, तो ओ एक्स अगर 6 है तो केवल ओ क्यू कितना होगा जी 3 होगा। ओ से एक्स तक 6 है तो ओ से क्यू तक 3 होगा, क्योंकि क्यू एक्स कितना है 3 है। और हमें एक्चुअली में बताना क्या है, हमें बताना है ओ एस।
अच्छा, अब आपको ये केस पता होगा कि एक सर्कल के अंदर अगर दो जीवाएं काटते हैं, ये ए है, ओ है मान लो, और ये ए बी और सी डी है, तो जीवाओं का गुणनफल बराबर होता है ओ सी और इंटू में ओ बी इक्वल टू ओ डी गुना में ओ ए। ये बात आपको पता होगा। तो यही यहाँ पे मैं थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ और इससे मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से कि देखो ओ से क्यू तक, देखो ओ एस हमें निकालना है तो बात करते हैं ओ एस की, ओ एस और गुना में ओ से आर तक ओ आर, ये बराबर होगा जी ओ से क्यू तक और गुना में ओ से पी तक के बराबर। तो देखो ओ एस तो हमें निकालना है, इसको मैंने एक्स लिख दिया, ओ आर हमें पता है 6 है, और अगर ओ क्यू की हम बात करें दोस्त, ओ क्यू तो ये कितना आ गया 3, और ओ पी की अगर हम बात करें तो टोटल ये 9 था, देखो यहाँ से यहाँ तक 9 है, 9 में से ये 3 घटाना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, ओ पी आ जाएगा 6। तो यहाँ से तो ये 6 6 कट गया और अपने पास ओ एस कितना बच जा रहा है 3, और 3 ऑप्शन भी है तो चलो काट ही देते हैं फिर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 यहाँ पे सही जवाब है, बिल्कुल बेझिझक 3 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। अगले सवाल में देखिए आपको क्या दे रखा है। अगला सवाल भी इजी सवाल है, उसी तरीके का है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो अब मैंने अभी आपको बताया है। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी ए बी और पी सी बी वृत्त पर दो छेदन रेखाएं हैं, यानी कि सेकेंड्स हैं, और पी ए की वैल्यू 10 है, ए बी वैल्यू 12 है, पी सी 11 है, तो पी डी की वैल्यू बतानी है। एक बार तो डायग्राम मैं क्लियर कर दूं, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया, इस पर पी ए बी एक छेदक रेखा है, एक है पी सी डी, तो ये पी हो गया, ये सी डी मैं मान लेता हूँ, और ये मैंने मान लिया पी ए बी। तो बताओ ऐसे केस में आपको मैंने अभी बताया कि पी से ए तक जब भी दो जीवाएं वृत्त के अंदर काटें या वृत्त के बाहर काटें, ये केस लगता ही है, पी से ए तक और गुना में पी से बी तक, ये बराबर होगा पी से सी तक और गुना में पी से डी तक। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दो। पी ए की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। पी बी की वैल्यू सवाल में नहीं दे रखी है, पी बी की वैल्यू नहीं दे रखी, चलो जो दो दिया है वो लिख लेते हैं। पी ए की वैल्यू सवाल में 10 था, ए बी की वैल्यू थी 12, और हमें पी सी की वैल्यू दी थी 11, और हमें पी डी बतानी थी। तो कोई बात नहीं, देखो मैंने पी ए की वैल्यू 10 लिख दी, और पी बी की वैल्यू तो 10 और 12 कितना हो जाएगा जी 22, और इधर पी सी की वैल्यू हमारे पास 11 है और पी डी बतानी है। अब देखो 11 दूना ये 22 कट जाएगा, तो पी डी कितना बच जाएगा दोस्त, 10 दूना का 20 बच जाएगा, और 20 इसका आंसर है। देख रहे हैं कितना इजी सवाल है, बशर्ते आपको थ्योरम पता होना चाहिए। इसमें थ्योरम याद रखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। किसी किसी सवाल में तो ऐसे बन जाता है बिना थ्योरम के भी, लेकिन ऐसे सवालों में जो डायरेक्ट थ्योरम पे आते हैं उसमें थ्योरम लगाना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट एफ क्यू एंड आर लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। यानी कि एक वृत्त में पी क्यू आर इस प्रकार अंकित हैं कि पी क्यू और आर जो बिंदु हैं ये परिधि पर स्थित हैं। इसमें ये बोला गया है कि पी क्यू जो है वो वृत्त का व्यास है और एंगल पी क्यू आर 40 है, तो ये एंगल बताना है। तो इसमें डायरेक्ट बेझिझक हम एक ही बार 50 आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही व्यास हो गया तो आपको पता हो गया। क्या पता हो गया, देखिए मैं चित्र से ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये सर्कल था, इसमें पी क्यू आर 3 बिंदुएं हैं, जैसे ये पी है मान लो, ये क्यू है और इधर आर है कहीं पे, और आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो पी क्यू है वो वृत्त का व्यास है, पी क्यू आर, पी क्यू वृत्त का व्यास है। जब व्यास है तो व्यास जैसा इसको कुछ बनाना पड़ेगा, इधर आर बना देते हैं, यहाँ पर मैंने क्यू बना दिया। तो मैं इसको मिलाऊंगा अगर, तो ये व्यास बन रहा है, और इसको मैंने जैसे ही मिलाया तो आपको पता है कि ये व्यास है, तो ये जो आर के पास कोण बन रहा है ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हो गया। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना होता है 90 डिग्री का। ये अगर 90 है और एक एंगल 40 दे रखा है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50। इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल भी आसानी सवाल है। देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको ये दे रखा है दोस्त कि दी गई आकृति में जो क्यू आर यू है वो 72 डिग्री है, क्यू आर यू यानी कि ये एंगल 72 है, ठीक है, 72 है। अब ये कह रहा है कि टी आर एस जो है वो 15 है, टी आर एस, टी आर एस, अच्छा ये छोटा वाला एंगल जो है ये कितना है 15 है। और हमसे कह रहा है कि पी एस आर जो है वो 95 है, पी एस और आर, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ का ये कितना है 95 है। और हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर की वैल्यू बता दो, ये बता दो। लो भाई, इसमें तो करने सवाल बनाने वाला कोई बात ही नहीं रह गया, ये देख के ही आंसर लगा सकते हैं कि 85 होने वाला है यहाँ पे, और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों, ये सारा इतना ताम झाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप बताओ ज़रा यहाँ पे कि आपको ये एंगल दे दिया 72 बिना मतलब का, ये एंगल आपको दे दिया एक 15 डिग्री, ये भी बिना मतलब का, और हमसे क्यों पूछ रहा है, और ये एंगल भी आपको दिया हुआ है 95 डिग्री का मतलब के साथ। अब एक बात समझो, मैं आपसे बोलूँगा कि पी क्यू आर एस क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चारों वर्टिसेस जो हैं वो सरकमफ्रेंस पर यानी कि परिधि पर स्थित हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में आपको पता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अब जब ये कोण 95 है तो ये सामने वाला हम डायरेक्टली 180 में से 95 को घटा नहीं सकते हैं 95 को, तो हमें मिल जाएगा 85, बस और कोई बात ही नहीं है। इतना करने की, इतना सवाल में इतने सारे डेटा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 85 जो है 85 वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अगले सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि दो गैर प्रतिच्छेदी वृत्तों, गैर प्रतिच्छेदी का मतलब जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इनमें कितनी अनुस्पर्श रेखाएं यानी कि कॉमन टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि 4 होता है। एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं कॉमन, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे कॉमन खींच सकते हैं, एक ऐसे कॉमन खींच सकते हैं, यानी कि टोटल हम 4 कॉमन टेंजेंट यानी कि जो ऐसे स्पर्श रेखाएं जो दोनों को टच करती हों, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तब। आसान सा बात है, ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 है में अंकित है, ठीक है, और पी क्यू वृत्त का व्यास भी है। चलो तब तो आसान ही हो गया। देखो पी क्यू वृत्त का व्यास भी है तो मैंने व्यास बना दिया पहले और इधर कहीं पे आर मान लिया और इसको मिला भी दिया, ठीक है, और ये 90 डिग्री भी हो जाएगा, ये भी आपको पता है, क्योंकि पी क्यू अगर वृत्त का व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि पी आर अगर 10 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। पी आर कितना है दोस्त, 10 है। पी से आर तक हमें ये चीज़ कितना दे दिया, 10 दे दिया। कोई बात नहीं है, चलो अगर ये 10 दे दिया, आप एक बात सोचो जरा यहाँ पे कि ये चीज़ अगर हमें 10 है और रेडियस हमें 14 दे ही रखा है, अगर रेडियस 14 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज क्यों हो गया, क्योंकि ये अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ कोण समकोण होता है, इसीलिए एंगल आर जैसे हुआ तो ये त्रिभुज समकोण हो गया। अब देखो अगर ये 10 है, ये 28 है, तो ये कितना बनेगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के अगर आप इसे लिखना चाहें पी आर क्यू की वैल्यू को, यहाँ पर आर क्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल देंगे समकोण त्रिभुज है तो आर क्यू की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर और माइनस में 10 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784, अगर उसमें से 10 घटा दें तो ये आ जाएगा 684। 684 का मतलब है आपको ये कटता हुआ नजर आ रहा है, लास्ट में 84 है तो 4 से तो कट ही जाएगा, चलो 4 से लिख देते हैं, 4 से कटाएंगे तो यह आ जाएगा 4 एक बार में और 4 सत्ते 28 और 4 एक बार में, सॉरी 4 एक बार में ना 171 आ रहा है, इतना इंटू में 4, 171 को मैं लिख सकता हूँ 19 गुना में 9 और गुना में 4। अब देखो इसका अगर वर्गमूल बताना है तो ये 9 चौके 36 है, इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √19, यानी कि 6√19 आ गया आर क्यू की वैल्यू। तो हम एरिया लिख सकते हैं 1/2 इंटू में बेस यानी कि 6√19 और इंटू में हाइट कितना था 10, तो ये 2 से कटाओगे 2 तियाँ 6 यानी कि 10 तियाँ 30 और रूट का 19, 30√19 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है दोस्त, सही है। आसान सा सवाल था, आपको बस रिकॉग्नाइज करना था यहाँ पर कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखें भाई इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको बोला गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर है। पी क्यू इक्वल टू कितना है दोस्त, पी आर। यदि त्रिभुज का कर्ण 20 है तो त्रिभुज के पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। चलो कोई बात नहीं है, ये तो आसान ही हो गया, फिर काफ़ी इजी हो गया। देखो एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है पी क्यू आर जैसे में, और आपको ये दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, यानी कि ये साइड इसके बराबर है। अब आपको पता है कि ये साइड अगर 1 होगा, ये 1 होगा तो ये √2 हो जाता है, और इस √2 की वैल्यू सवाल में हमें 20 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1 की वैल्यू 20 बटे में √2 हो जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 20 बटे √2 हो गई तो ये बेस भी 1 था और हाइट भी 1 था, यानी कि हम एरिया लिख सकते हैं 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, और बेस 1 था तो 1 की वैल्यू तो 20 बटे में √2 आ चुकी है, हाइट की वैल्यू भी यही आ चुकी है 20 बटे में √2। अब आप कटाओगे तो ये 2 है और ये भी 2 है, 2 दूना 4 पचे, ये 20 कट जाएगा, यानी कि 20 पचे कितना आ जाएगा दोस्त, 100, और 100 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। 72 नंबर सवाल, 172, 172 नंबर, 190 तक जाना है, यानी कि अभी हमारे पास 18 सवाल बाकी हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 है और पी क्यू आर एस के विपरीत शीर्षों को मिलाने से 4 त्रिभुज बनते हैं और उन चारों के परिमाप का योग बताना है। आप समझ लो, पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि अगर ये स्क्वायर है तो आपसे बोल रहा है कि इनके डायगोनल्स को बनाइए, और डायगोनल्स बनाने के यानी कि विपरीत शीर्षों को मिलाइए। इससे जो 4 त्रिभुज मिल रहा है 1 2 3 और ये 4, इन चारों के परिमापों का योग बताना है। अब देखो परिमापों का योग बताने का मतलब ये लाइन
देखो जो मैं अभी ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये लाइन हम नीचे वाले में जोड़ेंगे तो ये दोनों लाइन जुड़ जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो भी इन दोनों को जोड़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि अगर हमने ब्लैक वाली लाइन को इसमें जोड़ दिया, नीचे वाले त्रिभुज में मैंने ब्लैक वाली लाइन को जोड़ दिया, फिर आप बोलेंगे कि चलो जब हम इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो ब्लू वाला केवल यही लाइन जोड़ेंगे क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी जुड़ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर एक को बार बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो जुड़ गया वो वापस दूसरे त्रिभुज में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि चारों त्रिभुजों का परिमाप अलग अलग निकाल के आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम पूरा निकाल के जोड़ेंगे। तो आप देखिए हमारे पास ऐसा बना हुआ था ऑलरेडी। अब इसमें हमें ये दिया है कि ये भुजा 20 है। अगर भुजा 20 है तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर कटता है वर्ग में, और 90 डिग्री पर अगर कट गया तो आप बोलेंगे कि जी ये 90 डिग्री पर कटने के कारण ये 45 और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में डायगोनल 45 बनाते हैं। और अगर ये दोनों 45 हो गए तो हम वैसे ही बोलेंगे कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, √2 होगा। और अगर √2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बटे में √2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज के अगर मैं परिमाप बोलूँ तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो यहाँ पे मैं भुजाओं को जोड़ने वाला हूँ। किसको किसको जोड़ दूँ भाई, भुजाओं को आप जोड़ लो। देखो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ, तो आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये साइड तो 20 था और प्लस में अंदर आ गया 20 बटे में √2। ये वाली साइड कितना आ गया, 20 बटे में √2, तो 20 बटे में √2, और ऐसे दो साइड हैं तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। और ये एक त्रिभुज का परिमाप है। ऐसे चार त्रिभुज हैं तो मैं 4 से गुणा करा दूंगा इसको। अब आप देखेंगे 4 से गुणा करा देंगे तो ये 20 चौके 80 मिल जाएगा, और ये √2 से ये √2 बार में कट जाएगा, और ये भी 20 चौके 80 मिल जाएगा, 80 √2, यानी कि आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 80 √2 और प्लस में 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे आपका आंसर सही है और इजीली बन भी गया। आगे देखते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में आपको ये दे रखा है दोस्त कि ABCDEF एक सम षटभुज है, तो ADB का मान डिग्री में बताना है। तो चलिए पहले एक सम षटभुज बना लेते हैं जल्दी से। ये एक हो गया अपने पास, देखिए सम षटभुज बन गया। नाम भी हम रख लेते हैं ABCDE और F। अब इसमें हमें ADB का बताना है, एंगल कितना होगा, AD और B, ये वाला एंगल हमें बताना है एक्चुअली में कि ये एंगल कितना होगा। आसान है, निकाल लेंगे, बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो समषटभुज का अंतःकोण मैंने कई बार बता दिया है अपनी पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि समषटभुज में अंतःकोण 120 डिग्री का होता है, यानी कि मैं एंगल सी को डायरेक्ट 120 डिग्री लिख दिया। और अगर ये 120 डिग्री हो गया, आपको पता है कि ये वाला साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये समषटभुज है। समषटभुज में हर एक साइड बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने ये कह दिया दोस्त कि ये जब 120 है तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। कौन से, देखिए जो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होगा, क्योंकि बराबर साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं दोस्त, बराबर होते हैं। और यहाँ से मैंने ये बोल दिया कि अगर ये एंगल बराबर हैं तो इनका वैल्यू कितना होगा, 30-30 डिग्री का होगा। क्यों 30-30 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक त्रिभुज में जब एक ही एंगल 120 का हो गया, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें बन गई हैं। देखिए ये एंगल हमारे पास अगर 120 है दोस्त, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर था। बराबर होने के कारण इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, और अगर सामने के एंगल बराबर हैं तो वो निकालेंगे कैसे, तो त्रिभुज का 180 होता है टोटल सम एंगल्स का, उसमें से 120 में घटा दूँ तो 60 बचेगा, और 60 में ये आधे आधे बटेंगे, यानी कि ये 30 डिग्री का होगा और ये भी कितने का होगा दोस्त, 30 डिग्री का होगा। अगर ये 30-30 हो गए तो अब देखो यहाँ से हमें बताना था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें बताना था। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं दोस्त कि क्या करना है हमें, आप बताओ कि ये टोटल एंगल कितना था। ये टोटल एंगल था 120 डिग्री का, क्योंकि ये समषटभुज है और इसका हर एक अंतःकोण 120 डिग्री का है। और ये अगर 120 डिग्री का है, देखो ई डी और सी ये 120 डिग्री का था, लेकिन ये जो डायगोनल है AD, ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है, यानी कि AD इसको अगर बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि एंगल AD और C अगर आप पूछेंगे तो ये 120 का आधा हो जाएगा 60। और अगर ये 60 हो गया तो अब हमें निकालना था एंगल कौन सा, AD और B, ADB बताना था। अब बताओ ADB हम कैसे निकाल सकते हैं। पूरा ये कोण जो यहाँ से यहाँ तक है ये 60 डिग्री का है, इसमें से अगर मैं 30 घटा दूँ, ये छोटा वाला 30, तो हमारा ये कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा, और यही 30 डिग्री इसका आंसर है। आसान ही सवाल है, आपको थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं। 30 डिग्री इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आ जाते हैं जल्दी से।
यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसमें सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल बी ई सी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। देखो मैंने एक वर्ग बना दिया पहले तो, ए बी सी डी, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया अपने पास, और ये चीज़ कितना हो गया, डी। अब ये कह रहा है कि सी डी ई, देखो सी डी ई वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, सी डी तो चाहिए तो हम ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ई हो गया। अब ये कह रहा है कि बी ई सी का मान बताइए, बी ई सी यानी कि इसको अगर हम मिला देते हैं, एक मिनट, सीधी लाइन बन जा, ये इसको मैंने मिला दिया, तो हमसे ये एंगल जानना चाहता है कि ये एंगल कितना होगा। अब एक बात बताओ कि अगर हम इसको मिला दिए हैं, ये साइड अगर हमारा, ये चारों साइड तो इक्वल थे क्योंकि ये वर्ग था, और ये चूंकि समबाहु त्रिभुज डी ई सी है तो इसके बराबर ही ये तीनों साइड हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप बात करो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी ई सी, तो आप बोलेंगे कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें ई सी जो है वो बराबर हो गया किसके, सी बी के, ठीक है, क्योंकि उधर वो समबाहु त्रिभुज का भुजा है और ये वर्ग का भुजा है और दोनों बराबर पर ही बने हैं, इसीलिए ईसी जो है वो बराबर हो गया बीसी के। और बराबर होने के साथ साथ मैं ये कह दूंगा अब कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर मैं ये बीच वाला एंगल टोटल निकाल सकता हूँ तो 180 में से इसको हटा के आधा करूंगा तो दोनों थीटा मिल जाएगा, आपको भी पता है। देखो त्रिभुज ऐसे कुछ बन चुका है। अच्छा ये वाला एंगल मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर तो समबाहु त्रिभुज था तो 60 बनेगा, नीचे ये वर्ग था तो 90 बनेगा, यानी कि ओवरऑल 90 और 60 बन गया, यानी कि ऐसे कुछ त्रिभुज हमें मिला है दोस्त। और ये दोनों एंगल तो बराबर बन गए हैं, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, और ये जो बीच वाला एंगल हो गया ये हो गया 90 और 60 150। 150 कैसे हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर वाला ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के कारण ऊपर वाला एंगल 60 हो जाएगा, और नीचे ये है वर्ग, तो वर्ग के कारण नीचे वाला एंगल बन जाएगा 90। तो अगर ये 150 है तो टोटल अब बच कितना गया, 180 में से 150 घटाने पर 30, तो 30 का आधा आधा ये दोनों थीटा आएगा, 30 का आधा करने पर 15 15 आएगा, और 15 डिग्री इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो 15 डिग्री यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है कि 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है, उद्यान के ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई वाले एक पथ का निर्माण किया गया है, आपको पथ का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा बताइए, जब भी वृत्त के बाहर पथ बनाया गया है तो वो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि ऐसे एक अंदर अंदर उद्यान है, एक बाहर उद्यान है, और ये वाला एरिया हमें बताना है। तो ये आपको पता है कि ये कैसे निकालते हैं, पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हैं। देखो 21 है और ये 3.5 है, तो आप निकाल भी सकते हैं कि ये पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, और जो अंदर वाला है वो है 21, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर आएगा, और जो बाहर है वो उससे 3.5 ज़्यादा है, यानी कि 21 में 3.5 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 24.5। बाहर वाला एक्चुअली में 24.5 पहले लिखेंगे, 24.5 का स्क्वायर और माइनस में 21 का स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बचाइए कि यहाँ पर चूंकि शुरू में पाई आ रहा है, तो आपने सुना होगा बहुत से टीचर बताते हैं कि ऐसे में हम डायरेक्ट 11 से कटने वाला चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी अगर चेक कर सकते हो तो चेक करो। देखो बड़ा सवाल है तो पहले एक बार चेक कर ही लो, ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो एक बार चेक कर लो, लेकिन छोटा है तो सॉल्व ही कर लो, क्योंकि ज़्यादातर अब सवाल आ रहे हैं जिसमें 11 से कटने वाले सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सवाल है इसमें एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन अकेला है जो 11 से कट रहा है, इसीलिए हम इसी को डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे, बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इसमें दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इस सवाल में आपको ये दिया हुआ है दोस्त यहाँ पे कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है दोस्त, 8 है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है उसकी भुजा 8 है, और पी क्यू एस तथा क्यू पी आर दो चतुर्थ भाग हैं, यानी कि क्वाड्रेंट है। ये एक क्वाड्रेंट है और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। दो क्वाड्रेंट है, उनके बीच में एक छोटा सा वृत्त बनाया गया है जो कि उनके चतुर्थ भागों को स्पर्श कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट्स को टच कर रहा है। अब आपको बोला गया है कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ऐसा चित्र है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। अब एक बात आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर नहीं फंसना चाहते हैं तो इसमें आप सिद्ध करना चाहें अगर, तो ऐसे आप ड्रॉ करके और यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज करके आर की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि छोटा वाला जो वृत्त है उसका आर जो होता है वो a/16 होता है, जहाँ a की वैल्यू है बाहर वाले वृत्त का, सॉरी बाहर वाले वर्ग का भुजा। तो बाहर वाले वर्ग में भुजा आपको 8 दिया था तो मैंने 8 रख दिया, तो 8/16 ये कट के आ गया 1/2। अब एरिया बताना है तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, और आर का मतलब 1/2 का स्क्वायर यानी कि वापस 1/2। 2 से ये कटेगा, 11 दूना 22 यानी कि ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 7 दूना 14। 11/14 यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर दोस्त, सही है।
ठीक है, ये पीला वाला कलर देखिए, आप ये मत सोचना कि डी सही है, यहाँ पर डी गलत ऑप्शन है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार कई सारे आपको देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन गलत लगाए गए हैं। ठीक है, अब पता नहीं क्यों लगाए गए हैं। आपको पता है कि मैं जो पीडीएफ सॉल्व कर रहा हूँ इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ये गगन सर की पीडीएफ है। ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड करी थी और ये काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सब लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा पहले ज्योमेट्री सॉल्व करने का, तो ज्योमेट्री आई थिंक मैंने पहले सॉल्व किया, बाकी और कोई सॉल्व किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके आगे आप देखें कि कई सारे, वैसे मैंने इसकी दूसरी पीडीएफ भी यहाँ पे रखी हुई है, आप देखेंगे मदर्स एजुकेशन यानी कि पवन राव सर की मैंने पीडीएफ रखी हुई है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बीच में। मैं इसी सवाल को वापस आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो सवाल मेरे पास है नहीं, आप देखेंगे। एक मिनट यार रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ दोस्त कि आंसर ये गलत है, और दूसरी पीडीएफ में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे आप कि मैं इसीलिए इसको रख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये आंसर जो है वो गलत है। आप फालतू में फंसे नहीं कि चलो अरे यार आंसर तो इतना आ रही है, आप 1000 बार बनाओगे लेकिन आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 11/14। आगे देखिए, आगे के सवालों में भी कई सारा आपको गलत आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये पहला सवाल है। देखिए आगे आपको यहाँ पे दिया गया है इस सवाल में कि, अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल में अगर आपसे सवाल बदल जाए जैसे कि देखो या तो सर्कल इसके अंदर रह सकता है या फिर इसके अंदर भी सर्कल रह सकता है। तो अगर पहले वाले की हम बात करें तो यहाँ पे जो आर होता है ये होता है a/16, जहाँ पर ए है ये जो वर्ग है बाहर वाला उसका साइड। अगर इस दूसरे वाले वृत्त की बात करें R2, तो ये होता है हमारे पास a/6 यानी कि a और अपॉन में 6। और सबसे नीचे वाले का बात करेंगे तो ये होता है R3, ये होता है 3/8 और इंटू में a। तो ये आप याद रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, वरना आपको पेपर में जा करके सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा और सिद्ध करके लाना पड़ेगा पहले इतना। अभी जैसे ऊपर वाले को आप सिद्ध करके लाते कि a/16 है, फिर जाके आप सॉल्व करते आगे, लेकिन अगर याद है तो देखो कितना जल्दी हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको दिया गया है कि पी क्यू आर में क्यू और आर के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, और अगर क्यू पी आर 70 डिग्री है तो क्यू ओ आर का मान बता दीजिए। तो देखिए आंतरिक द्विभाजक में आपको पता होगा कि अगर इनके आंतरिक द्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं तो ये एंगल होता है 90 और प्लस में a/2, ये आपको याद होगा। ठीक है, जहाँ पर ये a है ऊपर वाला, यहाँ पर फिलहाल p दिया हुआ है तो हम p/2 लिखेंगे इसको। ठीक है, p/2, और ये p है, q है और r है। आपको इसमें कौन p की वैल्यू ये 70 दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि 90 प्लस में 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, यानी कि ये आ जाएगा 125, और 125 इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इजी सवाल था। आगे बढ़ेंगे दोस्त और अगले सवाल पे आते हैं। देखें भाई इस सवाल में अपने पास क्या है, यहाँ आपको ये दिया गया है कि पी क्यू आर इस प्रकार की एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर है। देखिए ये पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, पी क्यू आर, और पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। अब आपको ये कह रहा है यहाँ पे कि आर एस तथा क्यू टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर माध्यिकाएँ हैं, और यदि माध्यिकाएँ आर तथा क्यू टी समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो पी क्यू और अपोन में क्यू आर का होल स्क्वायर बता दो। तो देखो एक तो आप प्रॉपर्टी से जा सकते हैं, जैसे आपको ये पता होगा कि अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएँ, ये आर से जो खींचा गया था वो क्या था, आर एस था। यस, ये आर एस है, ये क्यू टी है, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री पर माध्यिकाएँ इंटरसेक्ट करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लिखते हैं, देखिए ये किसकी सामने क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, पी के, तो हम लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में पी आर का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा उसके सामने वाले की यानी कि क्यू आर के स्क्वायर का 5 टाइम्स। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है अगर आपको याद है तो। अब इसमें पी क्यू की अगर हम वैल्यू रख दें तो पी क्यू की वैल्यू सवाल में दी हुई तो नहीं है, बिल्कुल नहीं दी हुई है, किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई है। चलो कोई बात नहीं है, पी क्यू स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ दिए, और प्लस में पी आर स्क्वायर जो है, आपको पता है कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं, तो इसको भी मैं पी आर को भी पी क्यू स्क्वायर ही लिख देता हूँ, क्योंकि पी क्यू और पी आर तो बराबर हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, और इधर अपने पास बच गया 5 और क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ कि पी क्यू बाई क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिया मैंने। इधर 5 था तो 5 और इधर से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 5/2 आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब बोलेंगे 2 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये पी क्यू का स्क्वायर 2 बार है, इनको जोड़ेंगे तो 2 पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर आप इतना भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं फिर तो बहुत मुश्किल है। इनको आप जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं कि 2 पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में 5 क्यू आर का स्क्वायर है। अब यहाँ से बताओ कि अगर मैं पी क्यू का स्क्वायर बटे में क्यू आर का स्क्वायर लिखूँ तो क्या ये 5/2 नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। एक तरीका एक ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से, अगर आप समझ जाएँ तो अच्छा है।
और कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है दोस्त। ये 90 डिग्री पर कट किए थे, ये सही बात है। इसको मैंने मैच करा दिया यानी कि मिला दिया। ये P था, ये Q था, ये R था, ये S था और ये T था। अब ये बात समझो, मैंने इसको O बोल दिया, चलो ये O हो गया। अब ये चूंकि मीडियंस है, मध्य बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये मीडियंस हो गए। मीडियंस होने के कारण ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा। मीडियंस 1 2 के रेशियो में बढ़ते हैं, तो ये भी 1 अगर हुआ तो ये भी 2 हो गया। और ये देखो, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, यहाँ पर 1 1 के बराबर हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। और अगर 45 45 हो गए दोस्त, अगर 45 45 हो गए, तो ये अगर 1 है, ये भी 1 है, तो ST की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक 1 होता है, दूसरा 1 होता है, तो कर्ण कितना बनता है, √2 बनता है, तो वो √2 बन गया। अब देखो, चूंकि S और T मिड पॉइंट है, यहाँ पर S और T मिड पॉइंट है, तो हम ये कहेंगे कि S और T मिड पॉइंट है और ST जो है वो समांतर भी है QR के। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो त्रिभुज PST है ये सिमिलर हो गया किसके, PQR के। और ऐसे कंडीशन में चूंकि ये S और T मिड पॉइंट होंगे, तो ये छोटे वाले त्रिभुज का हर एक भुजा बड़े वाले का आधा होगा, या ये कह सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज का जो भुजा है उसका डबल होगा बड़ा वाला। तो मैं डायरेक्ट, ये √2 है तो बड़े वालों को मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 2√2 होगा, ठीक है। और बाकी आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री पर कट रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो QS कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे जी कि QS बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये √5 बनेगा। ये √5 है तो ये भी √5 हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट था S। अब देखो, जो पूछ रहा है वो निकाल दो डायरेक्टली। आप आपसे पूछ रहा था PQ, P से Q तक हो गया 2√5, और बटे में हमसे पूछ रहा था QR है हमारे पास 2√2। यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, √5/√2 आ रहा है, लेकिन हमें इसका स्क्वायर बताना था, स्क्वायर करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी को भी याद रखिए, ठीक है, क्योंकि वो और दूसरे दूसरे कामों में भी आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। आगे देखिए, आगे वाले सवाल में यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि PQR जो है एक त्रिभुज है जिसमें S तथा T भुजाओं PQ तथा PR के मध्य बिंदु हैं। यानी कि त्रिभुज एक बन गया दोस्त PQR, ठीक है। और यहाँ पर S जो है और यहाँ पर T है, ये मिड पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। S और T क्या है, PQ और PR के मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो देखिए, काफ़ी आसान सा बात है। अगर ये मिड पॉइंट हो गए तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको क्या क्या बातें पता चलेंगी। पहले यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में आपको बोला गया है कि त्रिभुज PST जो है वो PQR के समरूप है। PST PQR के समरूप होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम से अगर दो त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। और ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है ये बड़े त्रिभुज के समरूप भी होता है, यानी कि पहला वाला तो सही है। दूसरा में आप देखेंगे कि ST जो है वो 1/2 ऑफ QR है, यानी कि ST QR का आधा है, तो बिल्कुल आधा है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े होंगे। तो अगर ये मध्य बिंदुएं हैं तो ST जो होता है वो QR का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। तीसरा में है कि ST QR के समांतर है, तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ST QR के समांतर होगा तभी तो समरूप होगा, यानी कि तीसरा भी यहाँ पर सही है, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन D जो है वो सही उत्तर है। A, B और C तीनों सही उत्तर है। और यही आप अगर गगन सर वाले PDF में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ और आंसर मिलेगा, केवल दूसरा और तीसरा शायद ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये बात गलत है, आप ज़रूर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, अगला सवाल कुछ ऐसा है, सेम तरीके का लगभग सवाल है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको ये बोला गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। देखो, मैंने ABC बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये B है, ये A है और ये C है। अब ये कह रहा है कि BD जो है वो AC पर लंब है, BD यहाँ पर AC पर लंब भी डाल दिया गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताओ। पहला बोल रहा है कि BAD CBD के समान है, BAD और CBD के समान है, तो बिल्कुल समान है। समान का मतलब सिमिलर, समरूप। समरूप हो, देखो ये बात ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में जब भी इधर उधर लाइन खींचते हैं और वो भी अगर समकोण बना दी तो वो बड़े वाले के तो समरूप होना ही होना है, ठीक है। और इन दोनों में भी अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो भी समरूप हो जाएगा, इनमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये समरूप हो गया। दूसरा में BAD CAB के कह रहा है, BAD का मतलब कौन सा, ये BAD। और ये कह रहा है कि CAB यानी कि बड़े वाले का। तो मैंने अभी बोला कि जब भी एक कोई लाइन लंब डालेंगे तो वो बड़े वाले के समरूप होगा ही होगा। और तीसरा भी बोल रहा है वैसे ही ये वाला बड़े वाले की, यानी कि तीनों समरूप है, तो यहाँ पर तीनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन D जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। आप देखिए, इसमें आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको दिया है
कि दो समांतर जीवाएं हैं, एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, दोनों जीवाओं की लंबाई 24 और 32 सेंटीमीटर है। यदि दोनों जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं जल्दी से। देखें भाई, जल्दी से डायग्राम पहले बना लेते हैं। इसको मैंने ऊपर खिसका दिया डायग्राम के लिए। इसमें आपको ये बोला गया है दोस्त यहाँ पे कि एक सर्कल है, तो मैंने सर्कल बना दिया। पहले बड़ा थोड़ा बनाते हैं। चलो, अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो दो जीवाएं हैं वो वृत्त के एक ही ओर हैं और उनको वृत्त के केंद्र के एक ही साइड हैं और आपको उनकी लेंथ दे रखी है 24 और 32। तो चलो मैं बना लेता हूँ इनको। पहले 24 वाली नीचे होगी क्योंकि वो छोटी है और 32 वाली ऊपर होगी। अब इसमें आपको ये दिया गया है कि ये अगर सेंटर है तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस तो नहीं दे रखी है, दोनों जीवाओं के मध्य 8 की दूरी है। चलो, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये वो 8 है, तो मैंने इसको कितना रख दिया 8, और यहाँ से यहाँ तक मैंने x मान लिया ये पूरा, ठीक है। और ये आपकी रेडियस है, और अगर यहाँ पर भी आप मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है। अभी आप देखेंगे कि आधा आधा हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं। आधा आधा का मतलब जो बड़ी इसमें से जीवा है यानी कि कॉर्ड है उसका लेंथ है 32, तो आधा कितना हो जाएगा ये 16, और ये 24 था तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा 12। अब देखो, दोनों ही केस में हम r की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। यानी कि पहले केस में हम अगर r स्क्वायर लिखना चाहें तो आप बोलेंगे r स्क्वायर होगा दोस्त x का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं? r की वैल्यू पहले केस में हम लिखेंगे तो ये बोलेंगे x का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर करने से इस छोटे वाले त्रिभुज में r का वैल्यू आ जाएगा। आप देख लो, समकोण त्रिभुज है तो x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर बड़े वाले इस त्रिभुज में अब हम लिखेंगे x की वैल्यू, x की नहीं r की वैल्यू, तो आप r स्क्वायर लिखोगे x प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है x प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया x का स्क्वायर और प्लस में 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 8 दूना 16x और प्लस में आ गया 12 का स्क्वायर 144। तो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से अगर आप 16x की वैल्यू देखिएगा तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256। 256 में से ये आपको घटाना पड़ेगा कितना, 4 4 8 और 14 और 6 हो जाएगा कितना 20, 208। तो अगर आप 208 घटाते हैं 256 में से तो 16x बराबर आपको मिल जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, कितना आ जाएगा जी 48। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हम डायरेक्ट हमें अब बताना है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का मतलब पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर कहाँ से मिलेगा आपको, r स्क्वायर तो यही वाली वैल्यू है, ये सब r स्क्वायर हो तो हम निकाले थे। तो अगर x की जगह पर हम 3 का स्क्वायर रख दें तो ये बनेगा, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो पहले r स्क्वायर ही लिख लेते हैं। r स्क्वायर कितना बनेगा, देखो r स्क्वायर था x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यानी कि x का मतलब 3 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर हो गया 256। अगर जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 265, ठीक है। अब हमें पाई r स्क्वायर बताना है, तो पाई का मतलब 3.14 और r स्क्वायर का मतलब आ गया है 265। अगर इसको आप गुना करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, तो और फिर 5 तियाँ 15, ये कितना होगा आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखो, अगर मैं 3 से केवल मल्टीप्लाई करूं तो आप बोलेंगे 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 और 1 19 और 2 तियाँ 6 और 1 7। देखो 795 तो केवल 3 से गुना करके चला गया। अभी 0.14 से भी आपको गुना करना है तो लगभग एक टाइम नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। 0.14 मतलब एक से भी छोटा, आधे से भी छोटा से गुना करना है आपको। तो ये बात हम समझ गए हैं कि 795 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका आंसर आएगा। और ऑप्शन में आप देख लो 795 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन बी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से मार्क कर सकते हैं, या फिर 22/7 रख के भी आप गुना भाग कर सकते थे। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल में आते हैं दोस्त। देखिए अगले सवाल में अपने पास क्या है, देखें दोस्त क्या है यहाँ पे। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, यानी कि वो इंटरनली टच करते हैं। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा है वो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है। तो आपको बताना है कि वृत्त की स्पर्श, अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है, तो की लंबाई बताएं। किसकी लंबाई बताएं भाई? आपको बताना है यहाँ पर, इंग्लिश वाले में देखते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा, उसी की लंबाई बतानी है जो सबसे लंबी जीवा है, जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है, उसकी लंबाई बतानी है। चलिए चित्र बना लेते हैं। चित्र में देखते हैं क्या है बनता है। यहाँ पे एक सर्कल हो गया बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है जो उसको इंटरनली टच करता है। तो मान लो मैंने ऐसे टच करा दिया। अब थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए मैंने ऐसे टच करा दिया। अब आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, जो छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले के लिए वो कॉर्ड है यानी कि जीवा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेंटर मानूँ छोटे वाले का और यहाँ पे मैं सेंटर मानूँ बड़े वाले का, थोड़ा और अलग अलग मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे का सेंटर मान लिया और यहाँ पे बड़े वाले का।
तो मैं यहाँ से अगर मिलाऊंगा तो आप बोलेंगे पहले बड़े वाले का त्रिज्या तो 6 था, बड़े वाले का त्रिज्या 6 होने के कारण यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना हो गया 6, लेकिन छोटे वाले का त्रिज्या 4 था। अब यहाँ से एक बात आप समझना ज़रा ध्यान से, मान लो ये हो गया O, ये हो गया P, और यार क्या मिल रहा है, ये P हो गया, इसको भी मैंने मिला दिया और इसको Q मान लिया, इसको मैंने R मान लिया, और हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रेडियस नहीं, ये स्पर्श रेखा बताना है। अब ये बताओ कि P से, और यहाँ पर A होता है अगर, तो P से A तक जो त्रिज्या है वो बड़े वृत्त का त्रिज्या है और उसका लेंथ है 6, लेकिन छोटे वृत्त का त्रिज्या O से A तक है और O से A तक की वैल्यू सवाल में 4 है। अगर ये 4 है और P से A तक 6 था तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2 है तो वापस आप O से बताओ, O से Q तक कितना होगा, O से Q तक छोटे वृत्त का त्रिज्या है, यानी कि ये वापस 4 होता। अगर ये 4 होता और ये इतना सा 2 हो गया है तो इधर वाला भी 2 होगा, तभी तो ये भी 4 बनेगा। बहुत ध्यान से आप बात को समझिए। देखिए P से A तक तो 6 था बड़े वाले का त्रिज्या होने के कारण, लेकिन O से A तक छोटे वाले का त्रिज्या होने के कारण 4 था, यानी कि मैं ये बोल दिया कि P से O तक 2 होना चाहिए। अब वापस अगर आप लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड में, तो आप बोलेंगे कि O से D तक छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है, इस वाले वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और इसका त्रिज्या होने के कारण इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि O से P तक अगर 2 है तो फिर Q से P तक भी 2 होना चाहिए, तभी OQ कितना बनेगा 4। तो यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये वैल्यू भी अब कितनी आ गई 2। और हमें क्या बतानी थी, हमें रेडियस बतानी थी, सॉरी रेडियस नहीं, हमें जीवा की लंबाई बतानी थी। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया तो ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस आपको सवाल में दिया हुआ है बड़े वाले का कितना है, 6 है। अब बड़े वाले का रेडियस अगर 6 है तो हम डायरेक्ट त्रिभुज आर क्यू पी में लिख रहे हैं कि आर क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे आर क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना लिखेंगे, 6 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस में 4, तो ये आ जाएगा 32। 32 का मतलब होता है कितना, 16 दूना 32, यानी कि ये आ गया 4 और रूट 2। तो 4 रूट 2 आ गई आधी वैल्यू, ये वैल्यू है 4 रूट 2, और हमें पूरी बतानी है आर से एस तक, तो हम आर एस की वैल्यू डबल लिख देंगे, 4 रूट 2 की डबल, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 8 रूट 2, और 8 रूट 2 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो कलर किया गया है ऑप्शन डी को, जो कि गलत है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें आपको कई सारी गलतियाँ मिलेंगी, तो उससे आप घबराइए मत। ये सवाल मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा कुछ समय बाद, आप बिल्कुल ना घबराइए। देखिए यहाँ पर ये सवाल है, इसमें क्या दे रखा है समझ लीजिए। देखिए भाई यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ दिया है। चलो ऐसा, मैं दूसरा सवाल लेकर के रखा हूँ, तो मैं दूसरे पे आता हूँ जो कि ज़्यादा साफ़ सुथरा है। देखिए यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, सवाल सेम है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि दी गई आकृति में पीटी जो है वो तीनों वृत्तों पर बिंदु ए बी तथा सी पर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, यानी कि कॉमन टेंजेंट है, और टेंजेंट कहाँ पे है, ए पर, बी पर और सी पॉइंट पे टेंजेंट है। अब आगे कह रहा है, यानी कि टच कर रहा है कि छोटे, मध्य तथा सबसे बड़े वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 4, 6 और 9 है, यानी कि तीनों वृत्तों की त्रिज्याएँ 4, 6, 9 दी गई हैं, ये उनके सेंटर्स हैं। तो आपको पीसी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए पीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इमेज को बड़ा करते हैं थोड़ा, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। देखो पहले इनका रेडियस जो था वो कितना था, 4, 6 और 9, यानी कि इसकी रेडियस 4 है, इसकी 6 है और इसकी कितनी है, 9 है। अच्छा, ये केस आपने पढ़ा होगा कि अगर दो सर्कल्स हैं और ये टच करते हैं एक जगह पे, तो इनका जो कॉमन टेंजेंट होता है, इसका जो वैल्यू होता है या लेंथ होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ, इसका लेंथ होता है ट्वाइस ऑफ रूट अंडर बड़ा आर इंटू में छोटा आर, या फिर R1 R2 आप कह सकते हैं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि 2 और रूट अंडर R1 इंटू में R2 होता है। तो इसी का मैं यूज करूँगा यहाँ पर, और पहले मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर BC की वैल्यू आपको लिखनी है तो ये 9 था, ये कितना था, 6 था, और ये था 4। अब बताओ अगर BC की वैल्यू मैं लिखूँ तो ये होगा, BC की वैल्यू होगा 2 और रूट अंडर 9 चौके 36, यानी कि इसका 6 आ जाएगा। तो ये लेंथ कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 हुआ, तो 6 दूना 12 हो गया, और 4, 6 और 9, अच्छा 9 छक 54 होगा ना यार, मैंने गलत कर दिया, बोलूँ कि ये 12 क्यों आ रहा है। इस 9 को और 6 को अगर गुना करेंगे, R1 R2 लिखना है आपको, तो ये बनेगा 9 छक 54, और 54 का मतलब होता है 9 छक 54, तो 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 दूना 6 रूट 6 बच जाएगा, यानी कि ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 6 रूट 6। ये लेंथ हमारे पास 6 रूट 6 आ गई। अब देखिए आप एक बात यहाँ पर समझिए चित्र में, कि त्रिभुज जो हमें बतानी है पीसी की वैल्यू बतानी है, तो अगर हम अब पीबी की वैल्यू निकाल लें तो उसमें बीसी जोड़ देंगे तो हमारे पास पीसी आ जाएगा डायरेक्टली। तो हम जोड़ भी सकते हैं या डायरेक्टली एक भी बार पीसी की बात भी कर सकते हैं। तो आप पहले देखो पी बी ओ में त्रिभुज में और पी सी ओ में,
ओ नहीं O3 बोलेंगे और O2 बोलेंगे। यहाँ पर देखो त्रिभुज PBO2 और PC और O3 में, इन दोनों त्रिभुजों को आप देखो कि क्या ये सिमिलर है, तो बोलेंगे आपकी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि एक 90 डिग्री यहाँ पर तो ऑलरेडी बराबर है और एंगल P सब में कॉमन है। अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर ही होना है। ठीक है, और ये अगर समरूप हो गए तो इनकी साइड का मैं रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइड का रेशियो क्या है, इनकी साइड का रेशियो देखो। साइड का रेशियो किसकी साइड, पहले तो PB और O2 की। PBO2 में कौन सा साइड हमें पता है, देखो PB और O2, इसमें हमें BO2 की पता है वैल्यू 6, तो इसका मैंने वैल्यू लिख दिया कितना 6। और जो दूसरा वाला है उसमें भी रेशियो में आप लिखो, दूसरे वाले में आपको पता है कि दूसरे वाले में अगर बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेंगे तो इसमें लंब जो है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो बना वो 6:9 बना। इसको अगर आप कटाएंगे तो ये 2 रेशियो में बन जाएगा 3। और सवाल में आपको ये दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया है, देखो दोनों का अंतर दिया है। 3 और 2 में से अगर आप घटाते हैं, 3 और 2 का मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये 3-2 का रेशियो हुआ तो इसका मतलब कि P से B तक अगर 2 है तो P से C तक कितना होगा दोस्त, 3 होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का PBO2 का और PCO3 का जो रेशियो आया है साइड का वो 2-3 आया है। यानी कि किसी भी साइड का आप इनके किसी भी साइड का रेशियो ले लो, चाहे आप इनके त्रिज्या वाला साइड का रेशियो ले लो यानी कि नीचे, या फिर नीचे वाले साइड का रेशियो ले लो, या ऊपर वाले साइड का रेशियो ले लो। समरूप का मतलब यही होता है, सिमिलर का मतलब आप किसी भी साइड का रेशियो लोगे तो वही रेशियो आना है। ठीक है, तो ये 2 और 3 का रेशियो हो गया। अब यहाँ से बताओ कि अगर मैं BC आपसे पूछूँ दोस्त यहाँ पर कि BC की वैल्यू बताओ, तो BC आप बोलेंगे, 1 मिनट देखो, अगर आपसे BC की वैल्यू पूछें तो आप बोलेंगे कि BC कैसे निकाल सकते हैं, इस 3 में से इस 2 को घटा देंगे तो BC का मान आ जाएगा। तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू BC है, BC का मतलब 6√6 है, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6√6 है तो हमें ओवरऑल PC बतानी है, यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू 6×3=18 और √6 होगा, और 18√6 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। तो वापस से आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने यहाँ पर बोला आपको कि ये जो त्रिभुज है PB और O2 ये समरूप है किसके, PC और O3 के। और अगर समरूप है तो आपको पता है कि भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो भुजाओं का मैंने रेशियो ले लिया 6 और 9 का। रेशियो कटा के ये बन गया कितना, 2 और 3 का। अगर 2-3 का रेशियो है, इसका मतलब अगर PB है 2 तो PC कितना है, 3। ठीक है, अब PC अगर 3 है और PB 2 है तो BC की वैल्यू मैं निकालने के लिए PC में से PB को घटा दिया, और अगर घटाऊंगा तो ये 1 आ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू BC की बराबर थी, और BC की वैल्यू 6√6 आई थी। और अगर 1 यूनिट 6√6 है तो 3 यूनिट उसका 3 गुना हो जाएगा, 6×3=18√6, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब देखो अभी मैं आपको उस PDF में आता हूँ और दिखाता हूँ, इसी सवाल को मैंने यहीं पर रखा हुआ है, आप देखेंगे कि उसी सवाल में आंसर कुछ और है। देखिए यहाँ पे, देखिए सवाल वही है और हमारा आंसर आया था 18√6, लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ और दिया गया है 24√6, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको देख के घबराएं नहीं, और अगर आप प्रैक्टिस में ज़्यादा बिजी हो गए हैं इसी PDF से और आप नर्वस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, पहले आप एक बार आंसर उसको मैच करा लें कहीं और से और देख लें कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वैसे मैंने पवन राव सर की जो ये पेड कोर्स है उससे मैच कराया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल पे। हमने ये सवाल कर लिया था, 1 मिनट। देखिए दोस्त इस सवाल में क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिया गया है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें PR जो है तथा QST पर प्रतिच्छेद करते हैं, और आपको एक एंगल दिया हुआ है SPR 40 डिग्री, और आपको एंगल PQS 80 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बताना है कि PSR कितना होगा। तो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। P हो गया, Q हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पे S हो गया। और ये बोल रहा था कि PR का मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन QS दोनों T पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको मैंने मान लिया T। अब आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे कि एंगल SPR 40 है। SPR यानी कि ये एंगल कितना है, 40 है। देखिए यहाँ पे ये अंदर वाला आपको 40 दे दिया। ठीक है, ये कितना है, 40। और आपको दिया है 80 एक एंगल कौन सा, PQS, PQ और S। ये एंगल दोस्त कितना दे दिया, PQS ही ना है, बिल्कुल। ये कितना दे दिया आपको, 80 दे दिया। और आपसे पूछ रहा है कि आप बता दो कौन सा, PSR बता दो, PSR यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा बताओ कि आपको पता है दोस्त कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर 180 आएगा।
अब अगर मैं क्यू के पास का ये होल एंगल निकाल लेता हूँ पूरा, तो मैं डायरेक्ट 180 में से घटा के उसको निकाल लूँगा। और ये पूरा एंगल मिलेगा कैसे, एक तरफ का तो 80 है, दूसरी तरफ का अगर आप निकाल लो। अब आपको ये बात पता होगा कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक ही साइड में बनाया गया कोण जो होता है परिधि पर वो बराबर होता है। तो आप देखो, अगर मैं जीवा एस आर की बात करूँ तो ये यहाँ पे अगर 40 बना रहा है तो आप बोलेंगे कि इस तरफ भी ये 40 ही बनाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। एस आर जो जीवा है, यही जीवा यहाँ पे एंगल 40 बना रहा है, तो यही जीवा इधर भी तो बना रहा है, तो उधर भी वो 40 ही बनाएगा। तो आप यहाँ से ये डायरेक्टली कह सकते हैं दोस्त कि एस आर द्वारा बनाया गया दोनों तरफ का एंगल 40-40 होगा, यानी कि ये 40 है तो ये भी आपने 40 कह लिया। और अगर ये 40 कह दिया तो आपने बोलेंगे कि ये 8 और 4 12, यानी कि 120 डिग्री इधर है, तो एस के पास जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के कोनों का जो 180 बनता है और 60 डिग्री यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पर भी आंसर गलत लग रहा है, आप देख रहे हैं कि 80 लगाया हुआ है, लेकिन जो सही उत्तर है वो है 60। अब हो सकता है कि गन सर ने ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ हो अपने मतलब क्लास पेड कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे बाहरी लोगों को तो दिक्कत ही है इससे भाई। तो ये 60 डिग्री आपका आंसर होने वाला है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने ऐसा नहीं करना चाहा तो आप ये भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो 80 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 80 कोण बना है, ये पी एस द्वारा बना है, और पी एस द्वारा अगर यहाँ पे 80 बन रहा है ये कोण, तो पी एस ही आर पर भी कोण बना रहा है। आप देख रहे हैं आर पर भी कोण पी एस ही बना रहा है, यानी कि हम ये कह देंगे कि पी एस अगर एक तरफ 80 बनाया है तो आर के पास भी वो 80 ही बनाएगा। अब देखो त्रिभुज आप पी एस आर की बात करोगे तो पी एस आर में दो कोण हमें पता है, एक 40 है एक 80 है, तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। 180 में से इस दोनों को घटा देंगे, 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, और 180 में से 120 घटाएंगे तो अभी भी आपके पास 60 ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि 4 और 6 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, तो 8√2 इसका आंसर आया था, मैंने करा दिया था। ठीक है, जिसका आंसर उसमें गलत था 4√2 लगा हुआ था, तो ये तो मैंने करा दिया है। ये देखेंगे ये भी मैंने करा दिया, जिसमें आंसर हमारा आया था कितना 18√6, और उसमें 24 लगा हुआ था, यानी कि गलत था, तो ये भी हमने कर लिया है। देखिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं जिनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई है 16 और तिर्यक अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। 16 नहीं है, ये 26 है। चलिए बना लेते हैं। अच्छा देखिए, आपको पहले चित्र की वैसे तो इसमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। दो समान त्रिज्या वाले यहाँ पे क्या हैं, समरूपी वृत्त हैं, यानी कि सिमिलर सर्कल्स हैं, या आइडेंटिकल आप बोल सकते हैं। तो ये मैंने दो बना दिया। दोनों का रेडियस 10-10 है, यानी कि ये अगर 10 है आप बोलेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें अब ये टच कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे के पास, ये देखना पड़ेगा आपको। तो इनके ये अनुस्पर्श रेखा लंबाई आपको 26 दे रखी है, यानी कि ऐसे मिलाओगे आप तो ये 26 आ जाएगा। अच्छा ये बात समझ लो कि अगर दोनों सर्कल्स सेम है, सेम होने का मतलब दोनों का अगर रेडियस सेम है, तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रख लेना बिल्कुल कंठस्थ करके, कि ऐसे कंडीशन में जब ये मान लो मैंने बना दिया ऐसे, दोनों सर्कल्स अगर सेम रेडियस के हैं, ये इसका भी रेडियस 10 है और इसका भी रेडियस अपने पास अगर 10 ही है, तो आप ये डायरेक्ट समझ लो कि जो ये टेंजेंट होता है इसी के बराबर लेंथ होती है किसकी, यहाँ पर सेंटर्स के बीच की। ठीक है, इजीली है, ये समझना भी इजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। मान लो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, अगर मैं इसको मिला दूं तो आप बोलें कि ये आयत बन गया ऐसे केस में, क्योंकि ये 10-10 है, आमने सामने के साइड बराबर हैं, और ये 26 है, तो आप बोलें कि ये भी नीचे वाला 26 हो गया। और ऐसे केस में जब सेंटर्स के बीच 26 का डिस्टेंस आ गया, तो आपको पता है कि हम टेंजेंट की लेंथ कैसे लिखते हैं, जो तिर्यक अनुप्रस्पर्श रेखा होता है, यानी कि तिरछी ऐसे। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए जो फार्मूला चलता है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वो होता है रूट अंडर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि C1 C2 का स्क्वायर। C1 C2 क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और माइनस में होता है त्रिज्याओं का योग, यानी कि 10 और 10 20 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे C1 C2 26 है, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और माइनस में आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और इसको अगर आप घटाओगे तो ये मिल जाएगा आपको 276 का वर्गमूल। कितना होगा, वर्गमूल निकलने लायक तो नहीं है, लेकिन 76 4 से कटेगा, तो 4 से इसको काट के लिखते हैं। 4 गुणा में बन जाएगा 4 छक 24 और 4 9 36, इतना बन गया। और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि ये आ गया 2 और √69। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 2√69 ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर भी गलत है, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, तो 2√69 इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप भरोसे के साथ यहाँ पे रहिए, कोई भी गलत सवाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और आप मेरी पूरी वीडियो चेक कर ले सकते हैं। बाई चांस अगर कोई गलती होगी तो मैं ज़रूर से वीडियो एडिट करके बता देता हूँ आपको, उसमें लिख देता हूँ स्क्रीन पे ही कि यहाँ पे ये गलती हुई है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ देखने में आया तो नहीं है फ़िलहाल मेरे चैनल पे।
आगे का पता नहीं। तो ये ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मैं कुछ भी गलत आपको नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल बहुत जगह से मैंने इसको वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है, मैंने भी कई सारे पेड कोर्स पढ़ रखे हैं, तो सब जगह से मैंने वेरीफाई कर रखा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत पहले से मैं पेड कोर्स पढ़ रहा हूँ, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस एक आयत है जिसकी भुजा पी क्यू 24 है, और क्यू आर कितना है 16 है। बिंदु टी जो है वो आर एस पर है, ठीक है, और त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल जो है वो हमें बताना है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। आप देखेंगे दोस्त कि पी क्यू आर एस एक आयत है, तो मैंने एक आयत पहले बना लिया पी क्यू आर एस। देखो पी क्यू आर एस इस बार मैंने सीधा सीधा बना दिया, ये पी है, क्यू है, आर है और ये एस है। अब आपको ये बोल रहा है दोस्त इसमें कि पी क्यू 24 है, ये 24 है, ठीक है, और क्यू आर कितना है 16 है, ये 16 है, और टी आर एस पर एक बिंदु है, टी जो है वो आर एस पर एक बिंदु है, और त्रिभुज आपको पी टी क्यू यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा, ये टी था, ठीक है, और हमसे पी टी क्यू का एरिया पूछा है। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर आपने पढ़ा हो आयत में, तो आयत में जब भी आप यहाँ पर कहीं भी ऐसे बना लो, देखो आप यहाँ बना लो या फिर यहाँ बना लो या फिर यहाँ बना लो या पूरा आधा ही कर लो, ठीक है, पूरा आधा कर लो, तो ये जितने भी मैंने त्रिभुज बनाए हैं ये सारे त्रिभुज जो होते हैं ये आयत के क्षेत्रफल के आधे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को खींच करके इधर ला दूं और इसको यहाँ पे डायगोनल पे ला दूं, तो क्या ये त्रिभुज अब आधा नहीं हो गया? ठीक है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आधा हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में हमेशा, अच्छा आप देखो आधा होने का एक और कारण है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये अगर 16 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन भी कितनी होगी 16 हो गई कि नहीं। अब यहाँ से अगर आप एरिया लिखेंगे तो 1/2 और इंटू में बेस इंटू हाइट लिखेंगे आप, तो बेस कितना है 24 और हाइट कितना है 16, और आप कटाएंगे यहाँ से 2 से, तो ये कट जाएगा 12 दूना में 24 और 12 छक 72 का 2 और 12 एकम 12 और 7 19, यानी कि 192 आंसर आएगा। 192 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर ऐसे इसको लिख दें तो कौन गलत काटेगा। 1/2 को मैंने 1/2 ही छोड़ दिया, और 24 गुना में 16 तो लंबाई गुना में चौड़ाई है, यहाँ पर लंबाई है 24 और 16 चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई को हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए कि क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा नहीं हो गया? तो यही तो मैं बता रहा था कि ऐसे कंडीशन में आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऐसे लिख के जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 24 गुना में 16 बटा 2 कर सकते थे, यानी कि आयत के क्षेत्रफल का आधा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, यहाँ पे अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ए बी सी डी जो है और बी ई एफ जी ये 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो आपको आच्छादित भाग यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। अच्छा देखो इसमें एफ गायब है, एफ शायद यहाँ पे है, ई एफ जी एच यहाँ पे एफ होगा। अब एक बात समझ लो कि अगर हमें शेडेड पार्ट बताना है तो ये सारे खाली वाले पार्ट जो हैं वाइट पार्ट इसको घटाने पड़ेंगे। तो कैसे घटा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसको घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं कि क्या क्या है। देखो हमें पूरा 8 दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ 8 है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भी 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटा वाला वर्ग है, देखो ये भी वर्ग है, वर्ग ऐसा दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी वर्ग है, सवाल में लिखा हुआ है कि ये भी वर्ग है, बी ई एफ जी वर्ग है। और अगर ये वर्ग है और इसका लेंथ, इसका जो साइड है वो 6 है, तो ये 6 हो गया। ये 6 है तो ये 2 होगा क्योंकि टोटल 8 था। वैसे ही नीचे ये 6 होगा, ये 2 होगा, और इधर भी ये 8 होगा क्योंकि टोटल बड़े वाले का साइड कितना है 8। अब बताओ अगर हमें साइडेड पार्ट बताना है तो मैं साइडेड पार्ट बराबर लिख सकता हूँ, ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया यानी कि 8 का स्क्वायर, और माइनस में देखो ये छोटा वाला एक स्क्वायर घटाना है जिसका साइड 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और माइनस में हमें ये 2 त्रिभुज घटाने हैं, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो यहाँ पर बेस 2 है और हाइट कितना है दोस्त 8 है। देख रहे हैं आप, इजीली ये बात आप समझ पाएंगे कि बेस 2 और हाइट जो है 8 है। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो त्रिभुज है दोस्त इसमें कितना है, बेस हमारे पास 2 है और हाइट 8 है, तो मैं 1/2 और इंटू में बेस इंटू में हाइट कर दिया। लेकिन ऐसे 2 त्रिभुज हैं, एक ऊपर भी ऐसा त्रिभुज घटाना है तो इसको हमें 2 से गुना करना पड़ेगा एक्चुअली में, तो मैं गुना में इधर 2 कहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में पूरा वाला का स्क्वायर, पूरा वाले जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया 8 का स्क्वायर है, उसमें से मैंने छोटा वाला स्क्वायर घटा दिया 6 का स्क्वायर, फिर ये 2 मैंने ट्राइंगल्स घटा दिए, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूना 16 और ये 6 का स्क्वायर 36, और ये दोनों घटाना है हमें किस में से, 8 का स्क्वायर 64 में से, तो ये बन जाएगा 64, और माइनस में इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये 52 बच जाएगा, और 64 में से 52 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12, और 12 इस सवाल का आंसर है।
ठीक है, तो 12 इसका सही जवाब है। आप उस पीडीएफ से मैच करा लीजिएगा, उसके आंसर आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अगले सवाल में आते हैं। 189 नंबर सवाल है, यानी कि 189 नंबर। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये बोला गया है दोस्त कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल है 300 और पी क्यू को एक्स तक इस तरह से बढ़ाया गया है कि पी क्यू जो है वो क्यू एक्स के बराबर है और एक्स एस जो है वो क्यू आर को वाई पर काटती है। तो त्रिभुज एक्स एस वाई आर का क्षेत्रफल बताना है। देखिए ऐसे केस में जब आपको ये दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज है, तो आप या तो समांतर चतुर्भुज बनाकर इसको बना लीजिए, या फिर स्क्वायर मान के भी आप इसको बना सकते हैं इजीली। स्क्वायर भी आप अगर इसको मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो मैं फिलहाल समांतर चतुर्भुज से आपको बता देता हूँ। ऐसे स्क्वायर से इजी है, लेकिन आपको लगेगा कि मैंने गलत बता दिया, तो एक बार समांतर चतुर्भुज से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया और इसका नाम है पी क्यू और आर एस। और आपको ये बोला गया है कि एस को पी क्यू को कहाँ तक बढ़ाया गया है, एक्स तक। तो मैंने पी क्यू को एक्स तक बढ़ा दिया और एस से अगर एक्स को आप मिलाते हैं, ऐसा बोला गया है कि एस को एक्स से मिलाने पर ये वाई पर कट करता है, तो वाई पर कट कर दिया। अब देखो इसमें ये दिया गया है कि पी क्यू और ओ एक्स बराबर है। पी क्यू और ओ एक्स क्या है, बराबर है, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर है। अच्छा, अगर ये लेंथ इसके बराबर हो गया, यानी कि आप ये समझो त्रिभुज किस में, पी एस एक्स में और साथ ही साथ वाई एक्स और क्यू में, त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में। पहले तो आप बड़े त्रिभुज में समझो कि अगर क्यू मिड पॉइंट है तो वाई भी मिड पॉइंट होगा। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम जानते होंगे, देखो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये जानते हैं कि अगर ये कोई लाइन मैंने खींचा और इसका ये वाला पॉइंट, जैसे ए बी सी मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी ई। देखो अगर डी ई जो है वो बी सी के समांतर है और डी यदि ए बी का मध्य बिंदु है, तो ई भी ए सी का मध्य बिंदु होगा, ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ठीक है, और ये बिल्कुल होना ही है। अगर डी ई बी सी के समांतर है और एक बिंदु इसमें से मध्य बिंदु है, तो दूसरा वाला भी मध्य बिंदु ही होगा। और यही बात यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। और ऐसे में डी ई का जो लेंथ होता है वो बी सी का आधा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा मध्य बिंदु होने के केस में। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम पे ऊपर कुछ सवाल भी थे, मैंने बताया था, जिसमें आपको वैसे देना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखो अगर क्यू मध्य बिंदु हो गया, आपको ये पता है कि ये वाली जो लेंथ है, एक मिनट, आपको ये बात पता है कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, यानी कि आर क्यू जो है वो पी एस के बराबर नहीं, समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि वाई क्यू भी इसके पैरेलल है। और अगर ये लेंथ पैरेलल हो गई और क्यू मिड पॉइंट हो गया, तो वाई भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्यू क्यों मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि पी से क्यू तक और क्यू से एक्स तक बराबर है, इसीलिए क्यू मिड पॉइंट हो गया पी एक्स का। और अगर ये मिड पॉइंट है तो वाई भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर वाई मिड पॉइंट हो गया दोस्त, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका एरिया, इस पूरे वाले का एरिया, ठीक है, या फिर साइड का रेशियो आप लिख लो एक बार, या तो एरिया का रेशियो लिख लो या फिर डायरेक्ट आप साइड का रेशियो लिख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे साइड का रेशियो लिखना चाहो, या फिर आप एक काम कर लेते हैं, फिर तो रेशियो की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, रेशियो की क्या ज़रूरत है। देखो अगर मैं इसको इससे मैच करा दूँ दोस्त, इसको इससे मिला दूँ, तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज एस आर क्यू का जो क्षेत्रफल होगा, इसका आधा करने पर हमें जो निकालना है वो मिल जाएगा। ये वाला हमें बताना है एस आर वाई। अब ये बताओ ये आधा क्यों होगा, क्योंकि वाई मिड पॉइंट है, और जैसे ही वाई मिड पॉइंट हुआ तो एस वाई क्या हो गया, मीडियन हो गया। और अगर एस वाई मीडियन हो गया तो आपको पता है कि मीडियन किसी भी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि वाई मिड पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया और एस वाई मीडियन हो गया। इसका मतलब त्रिभुज एस आर क्यू में ये जो एस और वाई है, ये इस पूरे त्रिभुज को आधा आधा बांट रहा है। अब एस आर क्यू का एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे एस आर क्यू जो है ये तो पूरे चतुर्भुज का आधा है। ठीक है, डायगोनल हाफ हाफ पार्ट में बांटता है समांतर चतुर्भुज में। तो हम ये बोलेंगे कि पूरा त्रिभुज 300 था, तो उसका आधा हो जाएगा 300 का आधा, और एक नीचे पहले से ही बटा 2 है, तो 4 से इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 75 बार में, और 75 आपका आंसर आएगा। तो 75 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर गलती है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है इसके पीछे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आंसर काफ़ी ज़्यादा गलत है यहाँ पर, आप देखेंगे लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखिए भाई यहाँ पे अंतिम सवाल आज के लिए क्या है हमारे पास कि पी क्यू आर एस एक सम पंचभुज है, यदि पी आर तथा क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको एंगल टी एक्स आर का वैल्यू बताना है, डिग्री में क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक सम पंचभुज बनाते हैं, यानी कि रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बना दिया हमने, मान लीजिए। अब इसमें आपसे कह रहा है कि इसकी जो नेम है पी क्यू आर एस वो भी रख लेते हैं, पी क्यू आर एस और टी।
इसमें कह रहा है कि पी आर और क्यू टी को मिलाइए, तो पी आर को मैंने मिला दिया और क्यू टी को भी मिला दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं, चलो तो एक्स पर मैंने प्रतिच्छेद भी करा दिया। अब कह रहा है कि टी एक्स आर का मान बता दो, टी एक्स आर यानी कि ये एंगल बता दो। कैसे बता सकते हैं? देखो ये समपंचभुज है तो इसका हर एक जो अंतःकोण है वो बराबर होगा और हर एक साइड भी बराबर होगा, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समपंचभुज का अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो या तो आपको याद हो 108 डिग्री होता है तब तो ठीक, नहीं याद है तो आप निकाल लेंगे। 360 को डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड कीजिए तो बाह्य कोण आपको मिल जाएगा 72 डिग्री, और बाह्य कोण 72 डिग्री है तो अंतःकोण निकालने के लिए 180 में से बाह्य कोण हम घटाते हैं 72, तो आपको अंतःकोण हर एक मिल जाएगा 108 डिग्री। अब देखो ये अंदर वाला 108 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 108 डिग्री है तो आप बोलेंगे कि ये साइड और ये साइड तो बराबर है दोस्त, बराबर है कि नहीं? 108 होने के कारण, 108 नहीं, समपंचभुज होने के कारण ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। और अगर किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर हो गए तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो ये और ये बराबर होने के कारण ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये कोण होगा कितना? तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज में टोटल 180 बनता है, उसमें से 108 छोड़ दें तो 72 आ जाएगा, और 72 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त? 36, यानी कि ये दोनों 36 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी 36 आ जाएगा और ये छोटा वाला यहाँ का भी कितना आ जाएगा? 36। और हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है? तो आप बोलेंगे हमें बतानी है टी एक्स और आर की वैल्यू बतानी है। तो टी एक्स आर की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर एक बात आप समझो कि ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये समपंचभुज है और ये रेगुलर डायगोनल्स कट कर रहे हैं, तो एक्स पी एक्स क्यू के बराबर होगा। और अगर ये उसके बराबर हो गया तो एक साइड अगर 36 डिग्री है तो इस साइड भी कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। और अगर ये 36 डिग्री है तो आप बताओ कि ये कोण हमें निकालना है। ये कोण और ये कोण तो अब बराबर है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण आप जानते होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। और ये कोण हम निकाल कैसे सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि 180 में से ये 36 दो बार घटा दो, यानी कि 180 में से 36 हमें 72 घटाना है। तो 180 अगर में से इसमें 72 घटाओगे, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 180 में से अगर मैं 72 घटाऊंगा तो आपको मिल जाएगा 108 डिग्री, और 108 इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, मैं वापस आपको समझाता हूँ एक बार कि क्या मैंने किया। देखो भाई, एक तो कि ये अंतःकोण आ गया था हमारे पास कितना? टोटल 108 डिग्री। अगर ये टोटल 108 डिग्री था और ये दोनों साइड बराबर थे तो मैंने बोला कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और होगा कितना? तो 108 को मैंने 180 में से घटा दिया तो बचा 72 और उसका आधा 36, यानी कि ये 36 होंगे। फिर इस त्रिभुज में मैंने बात किया कि इस त्रिभुज में अगर एक एंगल 36 है तो ये साइड बराबर होने के कारण दूसरा एंगल भी 36 हो गया। और अगर दो एंगल 36 है तो तीसरा एंगल 180 में से मैं 36 72 घटा दिया तो 108 आ गया। और ये तीसरा एंगल यहाँ पर दोनों तो सम्मुख कोण से, या फिर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लो, या फिर आप शीर्षाभिमुख कोण समझ लो, बराबर हैं और 108 डिग्री आ गया, और 108 इसका सही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 90 लगा हुआ है। पता नहीं क्या इसके पीछे राज है, क्या मिस्ट्री है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है मुझे। लेकिन फिलहाल मैंने सारा सही आंसर आपको बताया है और कई जगहों से वेरीफाई करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल विश्वास के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से पहला काम आपको है कमेंट करना मेरे लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग देख रहे हैं कि नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हैं तो आप बेल आइकन को दबा लें, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।